अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ इनका आगाज़ करें कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। बारिशों का मौसम है, बारिशें हो रही हैं और इन्हीं बारिशों की वजह से मुख्तलिफ हादसात भी पेश आ रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग हो या फिर छतें गिरने के वाक़यात हों, करंट लगने के वाक़यात हों, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात हों, जिसमें मजमूई तौर पर 25 से ज़्यादा अमवात गुज़िश्ता 2 दिनों में रिपोर्ट की गई हैं। तो इस दौरान एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कीजिए। बिला वजह का सफ़र करना या बिला वजह पानी से मुकाबला करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ये जान भी ले सकता है। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान ने कहा कि बिला वजह का सफ़र करना, कहीं भी सफ़र कर रहे हों, नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हों, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग की क्या सिचुएशन है। और ख़ास तौर पे हम जिस तरह देख रहे हैं कि मानसून वेदर होता ही ऐसे कि अचानक से ज़्यादा सी बारिश स्टार्ट हो जाती है, कम वक्त में ज़्यादा बारिश स्टार्ट होती है, तो आपने हमेशा नोटिस मिला है। और अफसोस की बात यह है कि कल शाम से दोबारा उस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, जब पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है, जब मैं कोर्ट में आ चुकी हूँ, उसके बावजूद उस वीडियो को दोबारा जो है वो कल से अपलोड किया जा रहा है। फिर ये जो बहुत मासूम और मजलूम बनते हैं ना कि हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं, हम कंडेम करते हैं, दूसरी तरफ अपने पेड जो अकाउंट्स हैं और अपने पेड लोगों को बाकायदा पुश किया जाता है कि हाँ ठीक है, कम चुक के रखो, और वो जो है वो उससे बाज नहीं आ रहे। मैं आज भी यहाँ खड़ी हूँ, मैं कल भी यहाँ खड़ी होंगी, और अपने लिए भी और इस मुल्क की बाकी औरतों के लिए। अभी मैं तो अल्लाह पाक ने शायद मेरे पास ये जुर्रत और ये हिम्मत दी है कि मैं इसको फेस कर रही हूँ। जिन औरतों के साथ ये होता है, उनके पास आखिरी ऑप्शन फिर क्या रह जाता है कि वो ख़ुदकुशी कर लें। इस तमाम बेहूदगी और इस तमाम जो जलालत है, उसको बर्दाश्त करने की बजाय ख़वातीन ख़ुदकुशी कर लें। तो हमें ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, या ये जो सियासी ख़वातीन जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके लिए जो है वो हर तरह की फैसिलिटीज़ और रिलीफ होता है। मुझ जैसी, हालांकि मैं एक हुकूमती ओहदे पे हूँ, हालांकि मैं एक जो है वो एक ऑफिस रखती हूँ, उसके बाद ये हाल है कि मुझे अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए सुबह सुबह अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसके ऊपर ऐसा कुछ कंक्रीट नहीं हुआ जिससे मैं कह सकूं कि हम किसी मुनासिब साइड के ऊपर चल रहे हैं। सो इंशाल्लाह देखते हैं जी, कल चीज़ें से साहिबा ने बुलवाया है FIA को, वो आके क्या जवाब देती है, वो क्या करते हैं। जी मुझे पता चला था, कोई उन्होंने कमेटी भी बना दी थी, 3 मेंबर्स की कोई कमेटी बनी हुई है, और उस कमेटी ने ना आज तक मुझसे रब्ता किया है, ना मुझे पता है वो कमेटी क्या कर रही है। जो लोग जिन्होंने ये तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया था, वो आज भी अपनी जगह पर वहीं खड़े हैं, वो दंदना रहे हैं, वो जो है वो मेरी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो कि उनको अल्लाह जाने उनको क्या गारंटी है, क्या प्रॉब्लम है उनके पास कि वो कुछ भी कर ले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है, इस पर डिटेल से कल बात करते हैं। देखिए बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ बहुत सारे अकाउंट्स तो खुद पॉइंट आउट कर दिए थे, जो अपनी पिटीशन के अंदर भी किए थे, जो बाकी हो रहे हैं यकीनन उनको भी पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन ये है कि ये अब मेरा काम नहीं होना चाहिए कि मैं बताऊं कि कौन कौन क्या कर रहा है। ये अब इदारों का काम होना चाहिए, ये FIA का काम होना चाहिए कि वो देख के बताएं कि ये वीडियो दोबारा अपलोड कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में 2 दिन से नई फिल्म रिलीज हुई है, प्लीज मुझसे बात कीजिए। हाय, डायरेक्टर कौन है, राइटर? इसके ऊपर 11 बजे मैंने प्रेसर रखी है, उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका ये कहना है कि जो इस तरह के वीडियोस और इस तरह का मवाद और ख़वातीन को लेबल किया जाता है, इसके ख़िलाफ़ वो अदालत आई हैं। इस हवाले से उन्हें इंसाफ की उम्मीद तो है, लेकिन इसके साथ साथ सूबाई इदारों की और गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है, जबकि ऐसे तमाम लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे थे बारिश के हवाले से, और बारिश के
وجہ سے ہونے والی تباہ کاریوں کے حوالے سے. جس طرح ہم نے بات کی کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کہیں بھی ٹریول کر رہے ہوں وہاں کی لینڈ سلائڈنگ کی سچویشن, وہاں کی ویدر فورکاسٹ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسی سچویشن میں جو ندی نالوں میں جاتے ہیں ہم جسٹ فار دا سیک آف ایڈونچر, جسٹ فار دا سیک آف فن سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اجتناب کریں. یہ ایسا موسم ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا ریلا پیچھے پریشر سے آ رہا ہوتا ہے, ڈیپتھ سم ٹائمز نہیں پتہ ہوتی, تو ان چیزوں میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. جہاں پہ ہم احتیاط کے حوالے سے بات کریں وہاں پہ پاکستان کے مختلف ادارے اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے کام کریں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیئرمین NDM میں جنرل انعام حیدر کو فون کیا ہے اور مونسون کی بارشوں سے جو متاثرین ہیں ان کی امداد کی فوری فراہمی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت بھی کی ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بارشوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے اور چاروں صوبوں آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کے محکموں کے ساتھ روابط مزید مضبوط کیے جائیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ علاج معالجے کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں, وہ تمام لوگ جو متاثر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ضروری اشیاء ہیں جہاں پانی زیادہ ہے وہاں پر ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ NDM میں تمام صوبائی PDM میں اس کے ساتھ مل کر جو مستحکم روابط ہیں ان کو فروغ دے تاکہ کوارڈینیشن بہتر ہو سکے اور کسی بھی ناگہانی آفت سے ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی تو اس سے بہترین طریقے سے مؤثر انداز سے اس کو رسپونڈ بھی کیا جا سکے. اب ایک خبر دیتے چلیں آپ کو. خبر ہے فلسطین کے حوالے سے. حماس کے رہنما اور فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں. حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے. حملہ ایران کا جو میڈیا اس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایران کی دارالحکومت تہران میں یہ حملہ کیا گیا ہے. اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں اور حماس کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما شہید ہو چکے ہیں. 1962 میں غزہ کے شہر مغرب میں شتیب پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد بھی 1948 سے عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کے قصبے اشکلون سے ہجرت کر کے غزہ آئے تھے. اور آج یہ خبر آ رہی ہے کہ اسماعیل ہنیہ اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور سردار کمال صاحب کی بات کر رہے ہیں. خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹی وی اور تھیٹر کے معروف اداکار اور کامیڈین, ان کے ہم نے بہت سے ایسی ڈراماز بھی دیکھے, ان کی ایسی کامیڈی بھی دیکھی جس نے ہمیں روتے ہوئے ہنسایا, ہمارے چہروں پر مسکراہٹ لائی, اور ہمارے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے آج ہم سے دور جا چکے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سردار کمال کی جو کہ انتقال کر گئے ہیں اور فیصل آباد میں ان کی تدفین کی جائے گی. سردار کمال دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے. سردار کمال کے کریڈٹ پر پاکستان ٹیلی ویژن, اسٹیج, ریڈیو, بڑی اسکرین, یہ تمام تر شعبہ جات انہوں نے فن اداکاری میں اپنا لوہا منوایا اور مزاح کی دنیا میں, فن کی دنیا میں جو انہوں نے کردار نبھائے ان کو امر کیا. نہ صرف ہم اگر مزاحیہ کرداروں کی بات کریں, بہت سارے ایسے سیریس کردار بھی انہوں نے نبھائے جو کہ امر ہیں اور ان کے فینس انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے. آج پاکستان کی فلم انڈسٹری ہو, ٹیلی ویژن انڈسٹری ہو یا جو اداکاری کا شعبہ ہے, اس میں ایک بڑا نام ہم سے بچھڑ گیا ہے. بالکل جناب, ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا موسم سے اور اب موسم کے حوالے سے دوبارہ بات کریں گے. رضوان, ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کل بارش ہوئی, بہت تیز بارش ہوئی, ہم اسٹوڈیو آ رہے تھے, پروگرام کی تیاری کر رہے تھے اور اچانک سے جو بارش سٹارٹ ہو گئی اس نے ایک طرح سے فوراً ہی ہر چیز کو روک دیا, پاز کر دیا. سڑکوں پہ رش وہ کہتے ہیں جل تھا لیک ہو گیا, جل تھا لیک ہو گیا. اور وہ پھر تھوڑی دیر کی بارش ہوئی اور اس کے بعد جو ہے بارش رک گئی. شام میں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ بارش ہوئی. اسی طرح مانسون کا سین چل رہا ہوتا ہے, اسی طرح مانسون کے اسپیل چل رہے ہوتے ہیں, شارٹ ہوتے ہیں اور بڑے ریپڈ ہوتے ہیں اور بڑے سم ٹائمز فریکوینٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی یہ جو ہے صرف ٹریلر ہے اور اس کے بعد مزید بارشیں ہوں گی اور کتنی زیادہ ہوں گی اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جی ماہر صاحبزاد خان نے, جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے. ماہر صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب مزید زیادہ بارشیں ہوں گی. دیکھیں, جو ایک مونسون کی وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے یا اس کو کہیں کہ بعض اوقات اس کا الٹ ریئیکشن بھی ہوتا ہے, زیادہ بارش ہو کے تباہی بھی مچتی ہے. لیکن ابھی تک کے جو کل کی بارشیں میرا خیال ہے اس سیزن میں سب سے زیادہ بارش تھی مختلف جگہوں پہ, لیکن ابھی تک 100 ملی میٹر کو کسی جگہ پہ کراس نہیں کیا. کل بھی جتنی بارشیں ہیں کسی جگہ پہ 80 ملی میٹر, 60 ملی میٹر, 70 ملی میٹر ہوئی ہے. لیکن جو ایک اس میں شدت ہوتی ہے, جو وہ بادل آتے رہتے ہیں, برستے جاتے ہیں اور لگاتار
یہ ابھی مونسون جو ہے اس میں یہ بھی ایک اس کا جو ہے نا فن شامل ہوگا کسی وقت بھی. آنے والے دن جو ہیں اچھی بارشوں کے ہیں. غالباً 2 دن پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسلام آباد میں پوری رات اور پورا دن فوار کے ساتھ بارش ہوتی بالکل بالکل یہ اس طرح کا سیزن جو ہوتا ہے نا اصل مونسون یہی ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ جی وہ ہمارے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو یہ پولوٹنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ بارش کا سبب بن جاتے ہیں. لیکن اب تھوڑا سا مسئلہ صاف ہو رہا ہے, وہ ریموو ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے نا تو وہ بڑی نارمل سی بارش, یہ بادل آ رہے ہیں سارا دن, کبھی پہاڑ نظر آتے تھے گرین, کبھی نہیں آتے تھے. یعنی اسلام آباد دھل کے نکلتا تھا پھر ایک دم بادل آ جانے, تو بڑی ایک خوبصورتی تھی. پھر بعض اوقات اس میں دھوپ کا بھی عنصر شامل ہو جاتا تھا اور تھوڑا سا موسم سہانا لگتا تھا. لیکن ابھی آنے والے دنوں میں, ابھی آج 31 جولائی ہے, 1 مہینہ ہو گیا مونسون کو شروع ہوئے, ابھی تک جو ہے بارشوں کا سپیل جو وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی نارمل سپیل ہے. تقریباً آج اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی تقریباً 5 یا 6% مونسون ابھی کم تھا آج تک. لیکن پنجاب میں بارشیں زیادہ تھیں, باقی صوبوں میں کافی زیادہ کم بارشیں ابھی. آنے والے دنوں میں اس میں شدت آئے گی, تھوڑی سی مونسون زیادہ بڑھے گی. ہر روز تقریباً لگتا ہے کہ یہ 4-5 تک تو ہیں بارشیں, اچھی بارشیں ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہلکی بارش یا اس طرح کا سلسلہ بنتا رہے گا. اب صورتحال جو ہے وہ ہمارے عربین سی یا بے آف بنگال پہ جو سلسلے بنتے ہیں وہ بننے شروع ہو گئے ہیں. یہ دیکھا ہوگا کہ جی یہ بارشیں جو ہیں یا پہلے جو بارشیں کم ہوتی رہی ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ ہمارے پاس, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جی ایک مونسون لو پریشر ایریا بنتا ہے نارتھ ویسٹ بلوچستان. جی ابھی وہ ایکٹیو ہو گیا. اچھا, یعنی اب وہ موئسچر کو جو ہے نا وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ کھینچ رہا ہے. اور موئسچر یعنی کل کوئٹہ میں بھی بارش ہوئی ہے, مونسون کی بارش اتنا انٹینسیفائڈ تھا اس کی ویلیو کے پریشرز کی کہ وہ کوئٹہ تک پہنچ گیا. اور یہ سبی یا اس کے پاس آس پاس جو ہے ان میں وہاں پہ تو کافی زیادہ بارش ہوئی تھی. اور وہاں پہ سبی کے قریب ایک ناڑی ریور ہے, چھوٹا سا ہے, اس میں تغیانی تھی, 22,000 کیوسک اس میں پانی چل رہا تھا. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے دریا جو ہے نا سنو میلٹنگ کی وجہ سے, آج ابھی صبح جو میں نے دیکھا ڈیٹا تو تربیلا میں 3,18,000 کیوسک پانی انفلو ہے. اچھا, یعنی جو آ رہا ہے آؤٹ فلو تھوڑا سا کم اس سے ہے, اور اس میں سٹوریج تھوڑی سی اب بڑھنی شروع ہوئی ہے. اسی طرح منگلا میں بھی تھوڑا سا پانی جو ہے وہ زیادہ ہو گیا, تقریباً آپ کہہ لیں کہ 58% وہ فل ہو گیا, اور یہ 70% کے قریب تربیلا ہے. اب جو صورتحال جو اسلاب کے حوالے سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ, اور اب بھی بتاتا چلوں کہ ابھی اگر سیلاب کا خطرہ ہمیں ہوگا تو صرف دریا چناب میں ہوگا. اچھا, باقی 2 دریا ہیں, راوی اور جہلم, ستلج وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے, ان کے ڈیم وہاں پہ ہیں, ان کی کنڈیشن جو ہے وہ ابھی کافی لو ہے. یعنی پچھلے سال کی نسبت بھی ان کو دیکھا جائے تو 24% یا 38%, تو وہ کافی لو. بالکل آغاز میں ایک بات کی کہ 100 ملی میٹر سے زیادہ بارشیں نہیں ہوئی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو 80 ملی میٹر یا 70 ملی میٹر بارش ہوئی ہے وہ بہت کم ٹائم میں ہوئی ہیں, بالکل کم ٹائم میں, پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. بس وہی جو کم دیکھیں سارا دن بارش ہوتی رہے 200 ملی میٹر ہو جائے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہی بارش جو ہے نا 30 ملی میٹر سے زیادہ بارش اگر ہمارے پاس ہو جائے نا 1 گھنٹے میں, تو ہم کہتے ہیں کہ جی اربن فلڈنگ ہو جائے گی یا یہ وہ, اتنا پانی جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا. یعنی آپ کہہ لیں کہ جی 1 انچ یا 1.25 انچ جو ہے نا بارش, وہ اگر 1 گھنٹے میں ہو جائے تو پھر وہ ہمارے لیے وہ تھوڑا سا پرابلم بنتا ہے. تو وہ جو سسٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بن رہا ہے اور وہ آنے والے دنوں میں زیادہ بارش ہوگی, تو اس میں کتنی بارشیں, اس میں بالکل زیادہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں اور ہونے کا امکان بھی ہے ابھی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جی اگر ریکارڈ دیکھے جائیں نا تو جولائی کے مہینے میں 2001 میں جب یہ آپ کے نالا لئی والا ایونٹ ہوا تھا تو وہ 600 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی تھی. تو اب یہ چیزیں کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں, ہم نہیں کہتے کہ یہ چیزیں دوبارہ نہیں ہو سکتی یا اس وقت چانس نہیں ہے. دیکھیں مونسون کی فورکاسٹ زیادہ کی طرف ہے, اگر کم ہوئی ہے تو ابھی اس کا سپین بڑا ہے, یعنی وہ چیز جو پرسنٹیج ہے وہ آگے ابھی تک سٹریس اس کا رہے گا ہمارے اوپر. تو یہ اس طرح کے فنامناز کل ویسے کئی جگہوں پہ یعنی انسیڈنٹ ہوئے ہیں, گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں,
تھر پارکر میں یہ جو ہے لائٹننگ ہے اس نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے. میرا خیال ہے کہ 8 کے 9 لوگ ایک ہی فیملی کے وہ ہو گئے. تو اس کے علاوہ میرا خیال ہے کشمیر میں بھی بریجز کو نقصان پہنچا. دریا اعظم خیل میں گھر میں پانی گھس گیا تھا. ہاں گھر میں بالکل پانی گھس گیا ہوگا. اور ہمارے ندی نالے خاص طور پہ جو یہ راوی اور چناب کے ہیں یہ زیادہ بفر جاتے ہیں بعض کا. صحیح. ماہر صاحب جس طرح آپ نے لائٹننگ کا کہا تو لائٹننگ کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیکٹر ہے ہمارے پاس, اس سے بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ ابھی جو ہے وہ بجلی کے چانسز ہیں گرنے کے. اس سے بھی دیکھیں پتہ کیا ہے ہمارے پاس جو ابھی یہ سسٹم ہے نا, یہ بڑا اچھا چائنا نے ہمیں پچھلے سال لگا کے دیا ہے. پورے پاکستان میں ہمارے پاس 26 لائٹننگ ڈیٹیکٹر ہیں. ایک لائٹننگ ڈیٹیکٹر اگر یہاں پہ انسٹال ہے اسلام آباد تو وہ اپنے ارد گرد 100 کلومیٹر وہ ہمیں بتا دیتا ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی شدت آ جاتی ہے کہ جی نارمل ہے, ماڈریٹ ہے یا ہیوی قسم کی. اچھا لائٹننگ جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ دورانیہ جو اس کا ہوتا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا. اس میں سارا کچھ ہو کے اور کلیئر ہو جاتا ہے موسم. اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم اپنے ویب سائٹ پہ جو پاک میٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے اس پہ ہر 5 منٹ کے بعد وہ اپلوڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگ یا دوسرے جو ہیں ہمارے پی ڈی ایم ایز این ڈی ایم ایز, کل بھی میں نے ان کو بتایا کہ آپ اس کو دیکھا کریں, اپلوڈ کیا کریں, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں کہ کس ایریا میں یہ ہو رہا ہے. تو فوراً وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, کسی میڈیا والے کو دے دیا اس نے چلا دیا, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے جو یہ ادارے ہیں ریسکیو کے ان کو فوراً ایکشن لینا چاہیے کہ جی وہ بتا دیں لوگوں کو کہ جی یہ فنامنا اس وقت ہو رہا ہے. اور کوئی نہیں تو احتیاطی تدابیر. دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی لائٹننگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ ایز اے کنڈکٹر کام نہ کرے ارتھ کے ساتھ, یعنی آپ سے وہ کرنٹ پاس اگر کر جائے گا تو آپ کو وہ نقصان دے گا. اگر بارش نہیں ہو رہی یا ویسے ہے تو اگر آپ نے چپل بھی پہنی ہوگی نا تو آپ سے وہ نہیں کرنٹ گزرے گا. یہ احتیاطی تدابیر ہیں, تھوڑی سی بندہ وہ دیکھ لے. اور دوسری جگہ پہ ہے کہ جی یہ بعض اوقات ہم لوگ جو ہے وہ جب اس طرح کا فنامنا ہوتا ہے تو درختوں میں کے نیچے پناہ لیتے ہیں. یہ درخت بھی ایز اے وہ کنڈکٹر کام کر جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو بھی لائٹننگ یا وہ یہ نقصان دیتی ہے. تو درختوں کے نیچے نہیں کھڑا ہونا چاہیے کوئی ایسی جگہ. اور احتیاطی تدابیر تو دیکھیں نا کہ جی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں وہ ارتھ لگا کے رکھیں تاکہ جو بھی ہو وہ زمین میں وہ ہو جائے, دونوں مل جائیں اور وہ ختم ہو جائے, اور وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو نقصان نہ دے. اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب ہم کنسٹرکشن کر رہے ہوں تو ایسے ایک سیٹ اپ وہ شروع میں ہی آپ زمین اپنے وہ ہے کہ ارتھ ہوتا ہے وہ لگوا لیں تو وہ آپ کو وہ گھر میں نقصان نہیں دے گی. مار صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ اگر بجلی ہے اور آپ لکڑی آپ کے پاس ہے تو اس کو پکڑ لے تو آپ کا وہ کنڈکٹر نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے انسولیٹر بن جاتا ہے, تو آپ بچت ہو جاتی ہے. لیکن گیلی لکڑی ایک اور چیز ہے, پھر تو بجلی کی جو تنصیبات ہیں ان سے بھی دور رہنا چاہیے. گھر میں ہے یا پھر گلی محلے میں ہے یا بڑی تنصیبات ہیں وہاں پر بھی. پھر یہ جو فنومنا ہے کہ کالا رنگ کے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر یا پھر جانوروں کے اوپر, یہ ہماری کیا فنومنا ہے؟ یہ میرا خیال ہے ہماری ایسے مت بنی ہوئی ہے. وہ زیادہ کسی کالے جگہ پہ پڑتی رہی ہوگی تو وہ لوگوں نے یہی بنا لیا, باقی وہ اس کا کوئی ایفیکٹ رنگوں پہ نہیں ہے میرا. اچھا تو لائٹنگ اب دیکھتے ہیں, آپ نے کہا 1 گھنٹے کا ڈیوریشن ہوتا ہے. یہ 1 گھنٹے کے ڈیوریشن میں لائٹننگ کسی ایک جگہ پر جو بادل موجود ہیں وہاں پر لائٹننگ ہوتی ہے, چانسز ہوتے ہیں؟ پتہ کیا ہے یہ فنامنا جو ہوتا ہے انٹینسو لو پریشر ایریا, جب آپ کا بنتا ہے کسی جگہ پہ تو وہ ونڈز جو ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں تو وہ زیادہ شدت سے ہوتی ہیں. ایک جگہ کی لیئر جس میں وہ کم ہوتا ہے دوسری وہ زیادہ ہو رہی, تو وہ آپس میں وہ ان کے وہ جو فرکشن ہوتا ہے اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو چونکہ اتنی دیر کوئی بھی چیز ایٹماسفیئر میں سسٹین نہیں کر سکتی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر ہی اس کا وہ ویب سائٹ پہ اگر دورانیہ بھی آپ دیکھیں گے نا 12 وہ 7 دورانیہ بھی آ رہا ہے کہ جی اس کلر کی اگر ہے تو وہ 35 منٹ رہے گی, ماڈریٹ ہے تو 5 یا 10 منٹ کی ہے, اگر انٹینسو وہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے تو وہ 55 منٹ اس کی لائف دکھا رہا ہوتا ہے انسٹرومنٹ ہمارا. یعنی کہ ایک چیز اس میں مینشن ہے, ہم یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ویب سائٹ نہیں چیک ویب سائٹ نہیں دیکھتے, اصل بات یہ ہے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ پی ڈی ایم ایز بھی اس چیز کو چیک کریں تاکہ فوراً رسپانس کیا جا سکے. بالکل عوام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی وہ لوکیشن وائز سارا دیا ہوتا ہے میپ,
पे उस पे ये तो मैं कहता हूँ ना कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और मैं आपको बताऊं कि पूरा पाकिस्तान हमारा इससे कवर है। हमने बलूचिस्तान के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी के सब सूबों में लगाया, यानी एक जगह पे जो लगाया ना वो 100 किलोमीटर को वो कर रहा है, उससे अगला हमने जो लगाया है वो उससे आपस में आप तकरीबन कह लें कि जी वो ओवरलैपिंग हो के वो पूरा पाकिस्तान। और दूसरा एक और उन्होंने हमें दिया था जो कि 14,000 किलोमीटर की भी रेंज उसकी है, और उससे हम देख सकते हैं अब 14,000 वो कराची में लगा, और कराची के अराउंड देखें 14,000 किलोमीटर कितना होगा। वाज का तो हमें इंडिया की भी वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही होती है। अफगानिस्तान में भी अगर ये फिनोमेना हो रहा होता है तो वो बिल्कुल नज़र आ रहा होता है। मार साहब, चावल के लिए तो ये बारिश बड़ी अच्छी है, लेकिन बाकी फसलों के लिए टाइमिंग बारिश की, मानसून का सीज़न है, किसान पहले भी तैयार होते हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी से बारिश हो रही है, कल पंजाब से जो खबरें आई कि वहाँ पर जिस तरह की बारिश हुई कल रात और परसों शाम में, और आज आप कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन है अब ये ज़्यादा शिद्दत होगी, कौन कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा वो हिट हो सकते हैं? देखें आजकल जो बारिश का ज़्यादा सिलसिला होता है हमारे नॉर्थ ईस्ट पंजाब, ये जो गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल या इन इलाकों में, लाहौर, ये वो, क्योंकि मानसून का जो ट्रैक है वो है ही ये इलाके, वहाँ से कश्मीर से होते हुए हमारे पास आते हैं। बाकी मॉइस्चर जब पहुँचता है किसी जगह पे तो वो कोल्ड एयर मास से मिल के वो हमें नॉर्थ से इफ़ेक्ट कर रहा था या नॉर्थ वेस्ट से। अभी जो हमारी फोरकास्ट है, अभी ये पंजाब में काफ़ी अच्छी बारिशें होंगी। आपने बताया ना कि जी चावल की फसल के लिए ये बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पे फिर कमाद जो है वो हमारा उसके लिए भी ये अच्छी है। लेकिन दूसरी फसलें जैसे आपके इलाके में कपास है तो उसके लिए ये इसका वो दौरानिया अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पे मैं लोगों को ये बताऊंगा कि जी आजकल थोड़ा सा पानी ना दें, वो जो है ना ट्यूबवेल से या वैसे नहरी पानी वो ना दें, क्योंकि अल्लाह ताला का करम इन बारिशों से इतना ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अब ज़्यादा पानी होगा या ऊपर से बारिश होगी, थोड़ी सी हवा चलेगी तो पौधा गिर जाता है, और जब उसकी जड़ें हिल जाती हैं तो वो उसकी प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एहतियात की हैं। ये हमारी वो मैंने बताया ना कि वेबसाइट है किसान ऐप की, उस पर भी हम देते रहते हैं किसान भाइयों को मशवरे, उस पर फिर हमारा मीडिया सेल भी एक है, वो उसमें वीडियोज़ रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हैं, यानी सिंध वाले सिंधी ज़बान में, पंजाब से हम करते हैं पंजाबी में, KPK से तो ये रीजनल लैंग्वेजेस को भी हमने किया हुआ है, वो भी उस पर मौजूद है, वो देख सकते हैं। और मशवरे जो हमारे ऑफिसर वहाँ पे बैठे होते हैं वो अपलोड करते रहते हैं। मैंने बताया ना कि जी ये एक छोटा सा एक एहतियात जो है ना वो आपको बहुत बड़े नुकसान। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया माहर साहब, आपकी कीमती वक्त का हमारे साथ माहर साहब ज़ाद खान मौजूद थे। मैं बता रहे थे कि अभी बारिशों का स्पेल आएगा, और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने हाईलाइट की है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वेबसाइट देखें, हम अपने मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट, इसके साथ साथ जो हमारे PDMAs हैं उनको भी देखें कि जिन जगहों पर लाइटनिंग की प्रेडिक्शन है वहाँ पर क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम खुद भी जो है इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अप टू डेट रहे व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इस प्रोग्राम का हमने सिलसिला आगे बढ़ा जी। और एक और ज़बरदस्ती न्यूज़ आपने कहा ना अपडेट्स, तो कल हमने आपको बताया था कि फिच ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से जो पाकिस्तान की एक रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, उसमें इजाफा किया है। तो इस हवाले से हम बात भी करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि पाकिस्तान की मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल और आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस में, पाकिस्तान की इमेज में से कितना फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल जनाब, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और प्लास्टर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया, खुसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात
टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं कुछ बेहतरी के हवाले से जो कि आ रही है पाकिस्तान में, और इसको हम देख रहे हैं कि रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब। अब हम बात करेंगे फिच रेटिंग एजेंसी के हवाले से, जिसने पिछले 7 माह के डेटा को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें इजाफा किया है, और हम देख रहे हैं कि CCC+ जो है वो हो गया है, और इससे पाकिस्तान की जो रेटिंग है और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का इमेज है दैट इज़ गेटिंग बेटर। और इसमें जो बात बहुत वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत ने जो माशी इक़दाम के हवाले से फ़ैसले किए हैं उनके नताइज ये ज़ाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्लाहात का अमल शुरू किया और टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात हुई, फिर पाकिस्तान के जो माशी साइकिल है उसमें बेहतरी के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के हवाले से बेहतरी की ये नवीद है। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक दूसरा इंडिकेटर है, और सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो महंगाई में कमी वाक़ई हुई है 38% से 12.6% पर आ गई है। तो क्यों ना हम माहिर माशियात से बात करें जो कि उनसे जानने उनकी क्रेडिट रेटिंग में इजाफा पाकिस्तान के लिए कितना खुश आइंद है और इसमें हमें कितनी मज़ीद बेहतरी लानी है आइंदा दिनों में इसके पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल पर, और यहाँ पर जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर कितना असर पड़ेगा उससे। बिल्कुल जनाब, और हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात डॉक्टर नूर फातिमा ने। डॉक्टर नूर फातिमा प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ओवरऑल इसका जो है वो ब्रीफ कि क्या है ये फिच रिपोर्ट, फिच रेटिंग पहले क्या थी और किस लेवल पे थे हम, और अब उससे कितनी बेहतरी आएगी हम पे, जो हमारा जो लेवल इंक्रीज। देखिए कुछ जो है ना इंटरनेशनली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो आपके इंडिकेटर्स हैं, दुनिया में मुल्क इतने मुल्क हैं, अब आप क्या करते हैं कि उनको आप देखते हैं कुछ ख़ास एजेंसीज़ के थ्रू, जैसे मोडीज़ हैं, ये हैं, आप उनको देख लेते हैं कि किसी मुल्क को एक गो में जाके कि उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी इकनॉमिक फ्रेमवर्क कैसा है। इन्वेस्टर्स इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब इन्होंने जैसे आपने कहा कि पिछले कोई 5-6 महीने का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व और फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, इसको देखते हुए जो कि आपको एक जो इंटरनेशनली अफेक्ट करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करता है, और ख़ास तौर पे इसका इस वक्त में रेटिंग का इम्प्रूव होना CCC+ ये है कि ये IMF के पास अभी हम जा रहे हैं, अगस्त में चले गए हैं, लेकिन अगस्त में बोर्ड ने अप्रूव करना है, अभी स्टाफ लेवल पे हुआ है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, इससे हेल्प भी होगी और उसकी वजह से भी आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। अब वो किस चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं कि जी आपका जो डेफिसिट है या आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपका आम अल्फाज में आपकी तिजारत में आपका लेना देना, एक्सपेंडिचर एंड आपका अर्निंग, इन सब में कोई बैलेंस अगर आपका ख़राब है तो उसमें बेहतरी आई है। ठीक है। अच्छा। फिर वो ये कहते हैं कि जी आपका जो आपका डेट है
वो अगर आपका 75% था तो अब आपका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 68% हो गया। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम रेटिंग को काउंट करते हैं तो ट्रिपल सी इज़ नथिंग बट द बेसिस ऑन विच दिस ट्रिपल सी इज़ गिवन, वो ये बेसिस हैं आपकी। हाँ, और आपका जो डेफिसिट है टोटल बजट का, वो ये कहते हैं कि इस करंट ईयर 2025 में 1% ऑफ द जीडीपी रहेगा, विच इज़ $4 बिलियन। और इसके साथ साथ जो उन्होंने आपको इंडिकेट किया है कि आपको करना क्या है, इसको मेंटेन करना है ना। अब जी, आपने अगर आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो अनफॉर्चुनेटली ये फिर इमीडिएटली ये नीचे चला जाएगा। Exactly. उससे क्या होगा, आपके आईएमएफ का प्रोग्राम भी इफेक्ट होगा, आप उसके बायलैटरल मल्टीलेटरल जितने आपका एक वो जो रिलेशंस है, फाइनेंशियल अकाउंट का रिलेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली ये इस तरह से पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट करता है, और इसका नेगेटिव आने से आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है इंटरनेशनल। आपके क्रेडिट जो क्रेडिबिलिटी फॉर क्रेडिट, आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि जी जो सिचुएशन है। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमिक हेल्थ क्या है किसी भी मुल्क की, उसमें ये इंडिकेशन है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल That is the सही, ये तस्दीक है उस चीज़ की जो कहा हाँ जाता है जी। कि पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त समत की जानिब दुरुस्त गामज़न है। और समझा। आपने कहा कि हमारा जो कर्जा जात Deficit हैं था, हाँ उसके जी। अलावा जो रहेगी हाँ, हमारी रेट, अब टैक्स टू जीडीपी उस हवाले से भी बात हो रही है कि वो भी बहुत बड़ा अहम एक फैक्टर है जिस पर आईएमएफ भी बात करता है कि पाकिस्तान में माशी इस्लाहात की ज़रूरत है। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ख़ास तौर पर इस हवाले से वज़ारत ख़जाना की टीम को भी जो हिदायत की थी, और टैक्स कलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पर अब पाकिस्तान की मईशत के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उनको स्ट्रेंथन करती है ये रिपोर्ट। एग्जैक्टली ये बेसिकली देखिए ना, एक तो आप आईएमएफ के पास गए और स्टाफ लेवल का हुआ है, एक उससे हो गया आपका जो डेट टू जीडीपी रेशो जो है डेट का, वो कम हुआ, उसको इंडिकेट करता है। तो बेसिकली जो आपने अपने एक्शंस लिए हैं जो प्रीरिक्विजिट थे आईएमएफ के लिए, उसने इसको हेल्प कर दिया। तो बेसिकली ये है कि ये आपकी होलिस्टिक पिक्चर बता रहा है कि आप उनके पास गए, आपका डेट कम हुआ है, आपका डेफिसिट कम हुआ है, आपके फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर हुए हैं, आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बेहतर हुई है, और आप एक डायरेक्शंस जो जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि उन्होंने आपको एक एम्बिशियस टारगेट भी दे दिया है रिफॉर्म्स का, और उसमें जैसे आपने कहा कि टॉप मोस्ट क्या है कि आप रेवेन्यू कहाँ से लेंगे। एक तो रेवेन्यू कहाँ से लेंगे, कुछ उन्होंने और भी बात की। उन्होंने ये कहा है कि जी ओवर दिस टाइम जो आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अप्रूव हुई है 37 मंथ्स के लिए, इस दौरान में आपको अपने फ्रेंड्स जैसे चाइना है, यूएई है, सऊदीया है, इनसे आपको यू नीड टू हैव सम मनी फॉर योर जो ऑनगोइंग आपका सिलसिला है उसके साथ, क्योंकि आईएमएफ के पैसे से आप सारा डेफिसिट नहीं आप कर सकते। तो उसमें वो कहते हैं कि अराउंड 5 to 6 बिलियन और 4 to 5 बिलियन आपको डॉलर्स आपको लेने हैं इस टाइम के अंदर। यू शुड हैव दिस मनी टू इन योर रिजर्व्स। तो वो भी एक चैलेंज आपके पास है, दैट यू हैव टू अट्रैक्ट दिस मनी, राइट, कि वो आपके पास पैसे क्यों रखें। सही, ऑल राइट, राइट, ये भी है। फिर वो ये आपसे कहते हैं कि जो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो है 9% विच इज़ वेरी लो इन द रीजन, तो टैक्स, और उसको हमने बेहतर भी किया, आपने देखा है। फिर एनर्जी प्राइसेस की बात हुई है, ज़ाहिर है कि फ्यूल प्राइसेस तो आपकी इंटरनेशनली ज़ाहिर कनेक्टेड है, वो तो कम होता है, आपके पास कम हो जाता है, दैट्स रियली गुड दैट इट इज़ ट्रांसफर्ड टू दी सिटीज़न। लेकिन इसके साथ साथ टैक्स रेशो और जो आपका एनर्जी के प्राइसेस हैं उन्होंने कहा उसको कम करें। फिर उन्होंने कहा एनर्जी प्राइस को आपने टारगेटेड देनी है सब्सिडीज़, वरना आप कोशिश करें कि सब्सिडीज़ ना दें, उसके ऊपर आपने काम किया। तो यू हैव डन ए लॉट ऑलरेडी बिफोर यू वेंट टू द IMF। सही। तो डॉक्टर नूर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी व्हाट शुड बी डन टू मेंटेन इट, ताकि हम दोबारा पिछले स्टेटस पे ना जाएं। क्या ऐसे इकदामात रैपिडली जो हम कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं, जो कि बहुत सख्त इकदामात नहीं हैं, बहुत हमारे लिए हार्श पॉलिसीज़ नहीं होंगी, ताकि हम ज़रा बेहतरी की तरफ जाएं और इसको मेंटेन रख सकें? देखें, हार्श तो नहीं हम यूज़ कर सकते वर्ड, लेकिन एम्बिशियस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, जो उन्होंने भी कहा है। लेकिन इशू इसमें यह है कि आपको ये सब चीज़ें जो है ना, ये इंटरकनेक्टेड हैं। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और आपका डेफिसिट सब आपस में। अब जो कंसर्न एक आम बंदे का है, ये तो है ना, आपने जो आपको कहना चाहिए कि
मैक्रो इंडिकेटर्स है ना, लेकिन एक आम बंदे का जो कंसर्न है, आप ये कहेंगे जी हमारे पास $25 बिलियन रिजर्व हो गया फॉर इंस्टेंस, हो भी सकता है, और हमारा डेफिसिट बिल्कुल ज़ीरो हो गया, लेकिन आम बंदा आपसे ये पूछेगा कि हमारे पे क्या इम्पैक्ट है। एग्जैक्टली हमारी लाइफ इस वक्त जो है ये दोनों चीज़ें जुड़ी हैं, आप वो भी मेंटेन कर सकते हैं और आम बंदे देखें। एक तो सिंपल ये बात है कि जो इस वक्त सबसे हार्ड चॉइस है, बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस है, वो है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करके टैक्स को बढ़ाना और फिर टैक्स नेट को एक्सपेंड करना, नैरो से उसको एक्सपेंड करना और टैक्स फिर लोगों से लेना, दिस इज़ एक रियली चैलेंज। ये आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग तो कहते हैं जी इन्फ्लेशन की वजह से वी डू नॉट हैव ए परचेजिंग कैपेसिटी, तो हम आपको टैक्स कहाँ से दें। तो आपने इकोनॉमी के अंदर पैसे को रखना है, उसके अंदर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलानी है, आपने टैक्सेस भी लेने हैं, आपने बिजनेस को भी चलाना है, आपने क्रेडिबिलिटी भी देनी है, आपने उनको सर्टेनिटी भी देनी है। तो ये सब चीज़ अच्छा खासा टास्क है, लेकिन आम जो लोग हैं उनके लिए मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहला काम देखिए, जहाँ अब आप देख रहे हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी IMF का भी कंसर्न है और रेटिंग का भी कंसर्न होता है। मेरा ख्याल है सबसे पहले इसको कर्ब करने की ज़रूरत है, क्योंकि देयर इज़ सम काइंड ऑफ एलिमेंट जिसमें आप आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होती है आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से। कि देखिए आप देखते हैं, आप जब बाजार जाते हैं ऑफिशियल रेट कुछ होगा, वो आपको कभी शो नहीं होता, लेकिन दूसरा रेट कुछ होगा, तो उसको अगर आप कंट्रोल करें तो मैं समझती हूँ आपका ऑटोमेटिकली, जहाँ हम जा रहे थे कि हम नीचे आ गए थे 15-16 तक और उससे भी बल्कि नीचे चले गए थे, तो ये हम वापस जा सकते हैं। और टैक्स बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें ये भी है ना कि अगर हम अपने खर्चात की बात करें, बड़ी आबादी का हिस्सा वो है जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करती है, लेकिन एक हिस्सा वो भी है जो पुरतयश अशिया पर बहुत सारे चीज़ें ख़ास तौर पर वो इम्पोर्ट की जाती हैं। उस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि हुकूमत का रेवेन्यू जनरेट करने का टैक्स के अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट, ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है हमारे जो ज़खायर उनमें इजाफे के लिए, जो रिजर्व्स हैं उनमें? देखिए जी, दुनिया जो है ना वो इस वक्त गवर्नेंस पे चली गई है अगर आप देखें, और एस्टोनिया एक बड़ा छोटा सा मुल्क है, उसको कहते हैं एस्टोनिया। वो गवर्नेंस उन्होंने इसलिए कि इससे आपकी बहुत सारी जो एक्सपेंडिचर, हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, हम एक्सपेंडिचर को रोक सकते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के जितना पोटेंशियल है, यूथ तो है, उस यूथ को आप जहाँ यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज, डिजिटलाइजेशन और स्टार्टअप्स, ये जो चीज़ें हैं ना इस वक्त आपको ले जाएंगी एक नए ओरिएंटेशन की तरफ। AI है जैसे फॉर इंस्टेंस, इसके साथ मिल के अब आप अपना, चूँकि ज़ाहिर है देखें बड़ी इंडस्ट्री का लगना, यू नीड ह्यूज कैपिटल, तो लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि जितनी यूथ फारिग हुई है पढ़ के उसको आप गवर्नमेंट जॉब दे, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दे सकती। देन व्हाट इज़ द वे? एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, तो ये वो चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन इज़ द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि दुनिया इससे आगे जा चुकी है और इस वक्त हमें फॉलो करना है। डिजिटाइजेशन से बहुत फ़र्क पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर है आपका, आप देखिए कि हम जैसे मुल्कों के अंदर हेल्थ फैसिलिटी वैसे भी नहीं है, लेकिन आप जब बार बार टेस्ट कराने जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे आप अफोर्ड भी कर सकें, आप जाते हैं, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वो आपसे क्या कहता है, आप टेस्ट करवाइए और हमारे पास आइए। आप दूसरे में जाते हैं, सेम टेस्ट रिपीट होगा, एंड दे डोंट बिलीव इवन ऑन द अर्लियर टेस्ट। ऐसा ही है, क्यों नहीं ऐसा सिस्टम हो सकता कि वो जो टेस्ट हैं आपके, वो जो डायग्नोसिस हैं आपके, जितने भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री या जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑलरेडी इज गिवन टू अनदर हॉस्पिटल और सेंट्रलाइज्ड हो, फिर दैट इज़ आल्सो शेयर्ड विद योर आपके जो मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं। आपको ज़रूरत ही ना हो कि आप पेजेस ले लेके जा रहे हैं उनके पास, दैट इज़ गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, यू नो, आपको ज़रूरत भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा वहाँ डॉक्टर ने उसको पहले लेकिन पहुँचाया। अब आपको नहीं लगता कि ये एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस अप्रोच है अभी, अगर देखिए आपको फॉर इंस्टेंस एज वेल कि अभी जब हम डिजिटाइजेशन की बात करें, देखिए यही फ़र्क है। और डिजिटाइजेशन के साथ मैं एक और भी सवाल लिंक करना चाहूँगी, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जब आई इस तरफ तो सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स का वो शिकार हुई, क्योंकि हम स्टार्ट तो कर देते हैं उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले तो से, यही तो हमें करना हम है, नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी नीड डेवलपमेंट इन दिस सेक्टर, ये हमें करना है, ठीक है ना,
کیونکہ اس کے اندر بہت ساری فیک چیزیں ہیں، اس طرح کی سب چیزیں ہوئی ہیں کرونا کے درمیان میں، جب آپ نے اس کو آن لائن کرنا شروع کیا تھا کنسلٹیشن کو، ہاں کنسلٹیشن کو اور سب چیزوں کو پرابلم آئی. لیکن جب آپ اس کے اوپر اسٹرکٹ رولز ریگولیشنز فریم ورک بنے گا، کہیں سے آپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. دیٹس دا ایزیسٹ وے ٹو ریچ ٹو دا پیپل. ایزیسٹ وے. لیکن بینگ این اکانومسٹ ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ جب ہم اس چیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک عام انسان، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک عام انسان کے سامنے یہ بات ہوگی تو وہ کہے گا دیٹس ناٹ وٹ وی نیڈ رائٹ ناؤ. وی نیڈ وہی بات ہے کہ اگر ایک بھوکے سے پوچھے 2 اور 2 تو وہ کہے گا 4 روٹیاں. دیکھیں میں تو سو اگر ہم ابھی سچویشن کے حوالے سے بات کریں یا فچ کی رپورٹ کے حوالے سے بات کریں، پھر ایک اور چیز جس طرح دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ٹیکسیشن بھی ہو، تو اب کون سے جو ہے آپ کو لگتا ہے کلاؤڈ ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں نے تو یہ پہلے آپ سے بات کی ہے کہ سب سے پہلے انفلیشن. دیکھیں انفلیشن، میں نے آپ سے کہا کہ آپ سارے انڈیکیٹرز امپروو کر لیں، بٹ اٹ از ناٹ ٹرانسلیٹڈ ٹو این انڈیویجول. اینڈ عام سٹیزن کو نہیں آ رہا، تو اس میں عام سٹیزن کا مسئلہ کیا ہے؟ صبح سے شام جو کموڈیٹیز آپ لیتے ہیں وہ اس کو خرید سکیں، یا جو مارکیٹ سے وہ ارن کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن بن سکے، وہ نہیں بن سک رہا. اس پوائنٹ آف ٹائم پہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی کہ آپ اس کو ایڈریس کریں. اس کے ساتھ نیچرلی وہ چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے، اور اس کے بڑے بغیر دیکھیں نا آپ کے پاس 3 سورسز ہوتے ہیں. ایک آپ کا ٹریڈ ہوتا ہے، ہمارے پاس انڈسٹری ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کا سروسز ہوتا ہے، اور ٹیکس ہوتا ہے. یہ 3-4 سورسز ہوتے ہیں. ٹیکس ہمارا جو ہے وہ اتنا میگر اماؤنٹ ہے کہ اس کو آپ فائننس کر نہیں سکتے. انڈسٹری ہماری آلموسٹ انرجی کرائسس کی وجہ سے اور باقی ریزنس جس کی وجہ سے نہیں چل سک رہی تھی. اور ایگریکلچر کو ہم نے انفارچونیٹلی فوکس کیا نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو ماڈرنائز کیا، نہ اس کے ہم نے کوئی اسمارٹ فارمنگ کی طرف ہم گئے، ہم نے ماڈرنائز نہیں کیا. ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا ہونا ہی ہے چونکہ آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، تو کہیں سے کچھ تو آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے، کچھ تو آپ نے کرنا ہے. دیٹس وائی آئی سے آلویز کہ آپ کے پاس اسٹارٹ اپس کے لیے جو بچے ہیں، جو یوتھ ہے، ان کو آپ انٹرپرینورشپ پہ، ان کو آپ پروڈکٹیوٹی کے اوپر، ان کو آپ انوویشن کے اوپر چیزوں کو لگائیں، یونیورسٹیوں کو لنک کریں. ادروائز آپ ہیوج انڈسٹری کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے. فیسیلیٹیشن، پاکستان از ڈوئنگ اے گڈ جاب تھرو SIFC. آئی وڈ سے فیسیلیٹیشن اس وقت وی کوڈ بی اے بیسٹ فیسیلیٹیٹر ان دا ورلڈ، ان دا فارم کہ ہم نے CPEC کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہم پائپ لائنس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹ از دا وے آؤٹ. اور ڈاکٹر نور فاطمہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیکن ساتھ ساتھ ہم ناظرین کو یہی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے جو $3 ارب کا اضافہ ہوا، ہمارے IT سروسز کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، پاکستان کے حوالے سے جو انڈیکیٹرز ہیں، خاص طور پر فچ کریڈٹ ریٹنگ کی بات کریں، نہ صرف فچ کی بات کریں بلکہ اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو پاکستان کی معاشی بہتری کے حوالے سے ان کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، اور وہ اس حوالے سے اپنے رپورٹس کو ڈاکومنٹس کے ذریعے تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو اقدامات کرنے تھے ان کے اب ثمرات آ رہے ہیں اور یہ نتائج ہیں. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری مانور جو اہم چیز ہے وہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے رویے کتنے میٹر کرتے ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ صرف حکومت نے ہی کرنا ہے یا ہم لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہمارے رویے، ہمارا ہارڈ ورک، ہماری کوالٹی ایشورنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اگر ہم IT ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہمارا اسکلڈ لیبر بھی ہے، تو وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، کتنی زیادہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، کتنے زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں. دیٹ میٹرز اے لاٹ، اور اسی سے قومیں ترقی کرتی ہیں. پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک نیوز بریک کے بعد. صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. آج 31 جولائی ہے اور آج معروف کشمیری رہنما غازی ملت سابق صدر سردار ابراہیم خان صاحب کی 21ویں برسی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے پورے کشمیر میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ کشمیری بستے ہیں، پورے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان اور کشمیر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر کا درد اور کشمیر کے لیے آواز اٹھانے والے لیڈر ہمیشہ پاکستانیوں کے دل میں زندہ رہیں گے. اور اس بارڈر کے اس طرف ہوں، بارڈر کے اس طرف ہوں، یا دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں، پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت بھی کی ہے. لیکن آزاد کشمیر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حریت قیادت جس طرح سے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی آواز بنتی ہے، پوری دنیا میں ان کی وکالت کرتی ہے، تو آج سردار صاحب کی برسی ہے، سردار ابراہیم صاحب، وہ ان کی برسی کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں. صبح 5
आज़ाद कश्मीर की सियासत के दरख्शां बाब सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, जिन्हें हम बाबाए कश्मीर और गाज़ी मिल्लत के नाम से भी जानते हैं, आज इनकी 21वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान 10 अप्रैल 1915 को जिला पूंछ में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम मकामी इदारों से हासिल की। लाहौर के इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लिस्तान चले गए। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान मुत्तहिदा कश्मीर के पहले स्टेट एडवोकेट भी थे, जिसके बाद उन्होंने श्रीनगर में वकालत की खिदमात सरअंजाम दी। जब रियासत जम्मू और कश्मीर पर शख्सी हुक्मरानी कायम थी और खौफ व दहशत की फिजा के बाइस लोगों का सांस लेना दुश्वार था, आपने जुर्रत से अहले कश्मीर की क़यादत की। गाज़ी मिल्लत ने नामसाइद हालात के बावजूद अपने घर जनरल काउंसिल का इजलास मुनक्कद करके करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर करवाई, जिसे तहरीक कश्मीर और तारीख़ कश्मीर में सुनहरे बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। आप आज़ाद कश्मीर के बानी और पहले सदर थे। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान 88 साल की उम्र में तवील अलालत के बाइस 31 जुलाई 2003 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपकी सियासी खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाता है। जी जनाब, जहां हम आज के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं, वहां एक बहुत ख़ास दिन के हवाले से और ख़ास लोगों के हवाले से बात करेंगे, जो कि हमारे माहौल को बचाते हैं, हमारे माहौल को साफ़ सुथरा बनाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे काम हो रहे हैं कि हम दरख्त काट रहे हैं, माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको रोकते हैं, और वो है रेंजर्स। रेंजर्स माइंड में आता है तो दिमाग सोचता है कि शायद सिक्योरिटी के हवाले से काम हो, लेकिन ये सिक्योरिटी है इन्वायरमेंट की भी और हमारी भी। और आज वर्ल्ड रेंजर्स डे है। अब दुनिया भर में न सिर्फ हमें दूसरों को बचाना है, बल्कि जब हम बात करते हैं कि इंसानों के लिए किरदार अदा करना, वहीं पर इंसानों की ज़रूरत है जंगली हयात। वो चाहे जंगली दरख्त हों या फिर जंगली हयात हो, वहाँ पर मौजूद जानवर हों, उनके लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट डायरेक्टली हम पर असर अंदाज होता है, हम इन्वायरमेंट पर असर अंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है, पूरी दुनिया इसके हवाले से बात कर रही है। पाकिस्तान इसका शिकार भी है, हम मुतासरीन हैं। कल हमने वर्ल्ड टाइगर डे पर भी बात की थी, टाइगर्स की तादाद बहुत कम रह गई। इसी तरह से और बहुत सारी ऐसे जानवर हैं जिनकी नस्लें मादूमियत का शिकार हो रही हैं। अब हम कुछ बात करेंगे, साथ ही हम आज हमारे पास गेस्ट भी मौजूद हैं, मुनीर साहब जिन्होंने ज्वाइन किया। मुनीर अहमद साहब माहौलियात के हवाले से बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, रेंजर्स का किरदार और इसके साथ साथ माहौल की प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आज आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ये बहुत निगलेक्टेड टॉपिक है वाइल्ड लाइफ का, जंगली हयात का, जिसके ऊपर अभी आपने इंट्रोडक्शन भी दिया, और हमारी ज़िंदगियां बराह रास्त इसके साथ मुंसलिक हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मुनीर साहब, हम जब बात करते हैं माहौल के हवाले से और रेंजर्स डे के हवाले से, अब रेंजर्स कुछ तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया है, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं? क्योंकि ये काम देखने में तो माइंड में आता है कि वॉलंटियर वर्क है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी होते हैं या सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड में ही होते हैं? और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो क्या पाकिस्तान में भी ये कंसेप्ट है? वैसे पाकिस्तान में तो एक ही रेंजर्स का कॉन्सेप्ट है कि जब अमन ओ अमान की सूरत हाल बन जाए तो रेंजर्स आते हैं, और जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। लेकिन ये जो जंगली हयात को जो सिक्योरिटी के मसाइल है ना, ये उनके लिए काम करते हैं, और ये पाकिस्तान में भी हैं और पूरी दुनिया में हैं, और ये ख़ास तौर पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, या दुनिया के अंदर आप मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपने अपने इलाकों के हिसाब से ऐसी जंगली हयात है जो बहुत ज़्यादा अहम है, और उसको पकड़ा जाता है और उसको बेचा जाता है। जैसे हम स्नो लेपर्ड की बात करें, अब टाइगर की बात करें इनकी, और या इस तरह कुछ और दूसरे जानवर जो हैं, उनकी खालें जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इवन उनकी खोपड़ियाँ जो हैं वो स्टफ़ करके वो अपना शिकारी जो हैं। और एक हद तक शिकारियात जो है वो उसको हम एक गेम के तौर पर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। और दूसरी तरफ जंगली हयात को दो तीन बहुत अहम मसाइल का, एक तो इनको जो पकड़ के बेचा जाता है, स्मगल किया जाता है, एक उसका बहुत अहम मसला है। दूसरा जो एक बेदरेग शिकार जो किया जाता है। अब बहुत सारे परिंदे हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पाकिस्तान की हदों में आते हैं जब उनके अपने इलाकों के अंदर हालात उनके लिए ख़राब होते हैं।
جیسے ہم سنو لیپرڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں وہ کتنا معدوم ہو چکا ہے. اگر ہم جو بھورا ریچھ ہے یا براؤن بیئر جو ہے اس کی ہم بات کریں تو وہ ہمارے دیوسائی کے علاقے میں پایا جاتا ہے, لیکن اس کی وہاں پر نسل معدوم ہو رہی تھی, اس کے اوپر کچھ کام کیا گیا, اب کچھ حالات بہتر ہیں, لیکن دیوسائی کی اپنی حالت اب خراب ہو رہی ہے, جیسے انکروچمنٹس اس کے اندر ہو رہی ہیں. اور اگر ہم پہاڑی علاقوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ جس طرح سے بے دریغ جنگل کاٹے جا رہے ہیں, تو ساری کی ساری جو جنگلی حیات ہے نہ صرف آپ کے جو پودے ہیں یا درخت ہیں نہ صرف وہ کٹ رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہیبیٹیٹس تباہ ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس سے متعلقہ جنگلی حیات جو ہے وہ بھی وہاں سے کوچ کر جاتی ہے. تو ظاہر یا تو وہ مر جاتی ہے, کیونکہ اس کو اگر آپ کو اپنا ماحول نہ ملے, جیسے ہیٹ ویو کے اندر بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح کا انوائرمنٹ ملتا نہیں ہے جس سے وہ ہیٹ ویو سے خود کو بچا سکیں. یا جیسے ہمارے ہاں کولڈ ویو آتی ہے, اتنی زیادہ ہوتی, جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ اس کو اس سے بچنے کا, تو اسی طرح سے یہ جنگلی حیات کا بھی ہے. اور جب تک آپ کے پاس جنگلات ہیں اور جب تک فلورا فانا اس طرح سے موجود ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم صدیوں پیچھے چلے جائیں تو جہاں پانی ہوتا تھا یہاں پہ تھوڑی سی ایسے گرینری تھی, وہاں پہ آ کے لوگ بستے تھے. اب کیا صورتحال ہے کہ وہ سارا جو گرین کور ہے ہمارا, ہم اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے ماحولیاتی مسائل کا ہم شکار ہیں, جس میں پانی بھی ہے, آب و ہوا کی جو آلودگی ہے وہ بھی ہے. اگر پہاڑوں سے درخت کٹ جاتے ہیں تو گلیشیئرز, یہاں تک جنگلی حیات وہ تو چلو کوچ کر گئی, مر گئی, لیکن وہاں پہ جو گلیشیئر میلٹنگ ہوتی ہے اس سے جو ایک دم سیلاب آتے ہیں, گلوب فنامنا آپ نے سنا ہوگا کہ لیکس بن جاتی ہیں, جھیلیں بن جاتی ہیں. پھر جب بہت زیادہ پانی اس میں سے اس میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں. ششپر لیک کا آپ نے سنا ہوگا کہ ہر مونسون کے اندر جو ہے یا گرمیوں میں ششپر لیک جو ہے وہ پھٹتی ہے, اور وہاں سے ہماری جنریشن نے تو عطا آباد لیک بنتی دیکھی, وہ دیکھیں وہ تو پورے کا پورا پہاڑی کا حصہ پورا گر کے, اور کتنی بڑی وہ ساری صورتحال. لیکن ابھی تک ہم اس طرح سے سمجھ نہیں پائے کہ ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے ہم نے اس کا تحفظ کس لیے کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں کہیں پانی ہے اس کے گرد ہم نے آبادیاں تو بنا دیتے ہیں, اور جتنا اپنا سیویج ہے, گندا پانی ہے, وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں, بغیر ٹریٹ کیے ڈال دیتے ہیں. ہمارے جو شہر ہیں وہ کتنا فضلہ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ہم ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ آرگینک اور ان آرگینک ویسٹ کو کیسے ہم نے الگ کر کے اور اس کو استعمال میں لے کر آنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں پی ٹی وی کا کہ ظاہر ہے اردو ہماری عوام کی زبان ہے, اور پی ٹی وی ظاہر بہت بڑے علاقے میں دیکھا جاتا ہے, تو یہ بات ان تک پہنچے کہ کس طرح سے جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے نا, یہ آپ کا خزانہ ہے. اگر آپ اپنے مقامی خزانے کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آگے نہیں کرے گا. عمومی طور پر جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ جنگل ہمیں, درخت ہیں, آکسیجن مل جاتی ہے, ماحول ٹھنڈا رہتا ہے اور پروٹیکشن بھی ملتی ہے, زمینی کٹاؤ نہیں ہوتا ہے. لیکن جو جنگلی حیات ہے, مویشی, مال مویشی جو گھروں میں ہم نے پالے ہیں وہ تو ہمیں فائدہ دے رہے ہیں, دودھ بھی مل جاتا ہے, گوشت بھی مل جاتا ہے, لیکن جنگلی حیات کا کیا اثر ہوتا ہے, عام آدمی کیا سمجھے اس سے؟ اچھا دیکھیں, ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک پورا فوڈ سائیکل ہے, کون کس کا شکار ہے, کس کی وجہ سے کیا چیز چل رہی ہے. اسی طرح فلورا فانا کا اپنا ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ساری چیزیں چلتی ہیں. اگر آپ کی جنگلی حیات موجود ہے تو ممکن ہے ان کی وجہ سے وہاں پہ کچھ ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں جو آپ کے لیے دوائیوں کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی, دوسرا ایک تو درختوں کا اپنا ہونا, جیسے جب پرندے بہت سارے آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ پورا ایک کلچر لے کر آتے ہیں, اور وہ جب آپ کے انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی مثبت تبدیلیاں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو انسانی حیات کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہیں. اور اگر آپ اسی طرح جھیلوں کو آپ دیکھ لیں تو ایک تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ خوشنما لگتی ہیں, لیکن ان کا اپنے اپنے ماحول کے اندر ایک مثبت کردار ہوتا ہے. بعض پرندے ایسے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں
जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। और तो ये इस तरह से एक पूरा लाइफ साइकिल है पूरे इकोसिस्टम का जो चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बाज़ औक़ात जैसे फसलें होती हैं उसमें कुछ कीड़े वगैरह होते हैं और वो ज़ाहिर है कि उनका, लेकिन चिड़ियाँ जो हैं जब वो फसल पक रही होती है तो बहुत सारी चिड़ियाँ जो हैं, अगर एक दफ़ा चीन में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये चिड़ियाँ जो हैं ये तो बहुत सारा हमारा अनाज खा जाती हैं, तो लिहाजा उन्होंने कोई तरीका किया, उन्होंने सारी जो बर्ड्स थे वो थी उनको परिंदों को उन्होंने फड़का दिया। नतीजा क्या हुआ कि वो जो कीड़े जिनको वो खाने के लिए आती थी, इतना तो शायद वो अनाज नहीं खाती होंगी जितने वो कीड़े खाती थी, तो उन कीड़ों ने हमला किया और जो फसल अगर पहले फर्ज करें 10% ज़ाया होती थी तो वो 90% 80% फसल जो है वो ज़ाया हो गई। तो तब लोगों को एहसास हुआ कि ये जो एक इकोसिस्टम के अंदर जो जिसका अपना एक रोल अल्लाह ने बनाया है वो बहुत अहम है। परिंदों के जरिए डिस्पर्समेंट ऑफ सीड्स जो होती है उनके वो भी होता है। तो इवन उनकी जो बर्ड्स का अपना जो बीटे हैं, फुजला है, चीज़ें हैं, मतलब ये एक पूरा एक सिस्टम बनता है। सही सही। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी मुनीर साहब, जिस तरह हम एक प्रॉपर इकोसिस्टम के हवाले से बात करें, अब अगर करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें, हमने देखा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया, लेकिन इससे पहले मार्गला हिल्स पर आग लगी। हमने देखा कि गर्मी की शिद्दत होती है तो ऐसे केसेस रैपिडली हुए जो पहले सालों में नहीं होते थे। और अब जो है हम देख रहे हैं कि हमारे इस्लामाबाद में जो एक बड़ा मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता था वैसा नहीं है अब। 45 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करे, एक टाइम था जब 36 क्रॉस करता था उसी दिन बारिश हो जाती थी और कहा जाता था इस्लामाबाद में हर दूसरे दिन शाम को बारिश होती है। अब ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी कैन डू बीइंग अ यूथ, हर बंदा मुतासिर है। अब हम हुकूमतों की तरफ नहीं देख सकते, हमने खुद देख रहे हैं कि हमने क्या करना है। हुकूमत तो इकदाम कर रही है, प्लांटेशन भी स्टार्ट होती है, लेकिन उसको कैरी करने के लिए आवाम के साथ पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं या हमें देखने वाले क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने जंगलात की हिफाजत करें? दरख्त हम लगा देते हैं लेकिन फिर वो टेक केयर नहीं होती तो फिर वो थोड़े से बाद कहीं उड़ जाते हैं। अब मानूर आपने ना 3-4 बातें की। एक तो जो आग लगती है वो क्यों लगती है। हमारे यहाँ मार्गला हिल्स के अंदर शायद उतना ज़्यादा किरदार इस तरह के दरख्त हमारे मार्गला हिल्स के अंदर शायद कम है जो तेज़ दर्जा हरारत के अंदर जो है वो आग पकड़ लें। यहाँ पे बाज़ दरख्त काटने के बाद जानबूझ के आग लगाने का फिनोमिना जो है वो ज़्यादा है। अब फ़र्ज़ करें किसी ने शरारतन या किसी ने ऐसे कुछ चीज़ कर दी, जानबूझ के कुछ आग लगा दी, अगर दरख्त काटनी है बाकी जो बचा, ताकि लोग ये समझें कि जी यहाँ पे आग लगी और ये दरख्त जल गए और वो उसके और टिम्बर माफिया। अच्छा, उसका फिर जब तेज़ धूप होती है और उसका ज़ाहिर है कि उसकी वजह से जो खुश्क पत्ते होते हैं उनमें आग जल्दी लगती है और जल्दी पकड़ते हैं, और बाज़ ऐसे दरख्त भी होते हैं जो जल्दी आग पकड़ते हैं, तो उसकी वजह से वो आग फैलती। फिर हवा का अपना एक किरदार होता है। अच्छा, कुछ लोग जानबूझ के आग नहीं भी लगाते। फ़र्ज़ करें कि हमारे यहाँ जैसे सिगरेट पीने का, क्या जाते जाते सिगरेट पी और उसकी तीली जो है ऐसे फेंक दी या सिगरेट का टोटा फेंक दिया, और जब बहुत ज़्यादा खुश्क पत्ते हैं अगर वो उनमें आग भड़क उठे, तो ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं। दूसरी बात आपने की कि आम आदमी क्या कर सकता है। हमने चंद साल पहले रज़ाकाराना तौर पे एक कैंपेन शुरू की थी, ग्रीन नेबरहुड। हमने ये कहा कि अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। आप पूरे पाकिस्तान के माहौल की, पूरी दुनिया की आप बात ना करें, आपके पास जितनी जगह मौजूद है उसके अंदर जितने पौधे और दरख्त लगा सकते हैं अपनी छतों के ऊपर लगा लें। आपका जो लोकल विजुअल किरदार है अपने घर वहाँ लगाए। बहुत शुक्रिया, बहुत खास बात की आपने मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम वर्ल्ड रेंजर्स डे की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे तालीम के हवाले से। तालीम होती है तो शऊर होता है, लेकिन तालीम के साथ साथ असातिज़ा के हकूक़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और हम देखते हैं कि पंजाब में असातिज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड की जा रही है। ई ट्रांसफ़र का सिलसिला देखा जाए तो वो एक बहुत
अहम इकदाम है जिससे जो असातिज़ा है उनकी ट्रांसफ़र एक ईज़ आउट प्रोसीजर के साथ होगी। और क्या क्या अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं तालीम के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से। और ये जो हवा आ रही है, ये मेरे पेपर्स उड़ा के लेके जा रही है, तो इससे बेहतर है मानसून की हवा है। पहले जो है मैं गेस्ट को प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करा दूँ। और हमारे साथ वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब मौजूद हैं। राना साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ई ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, ये कितनी ज़्यादा आपको लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है, दिस इज एक्चुअली मेड बाय द टीचर्स कम्युनिटी देमसेल्व्स। बिकॉज हमारा मानना ये था कि जब तक आप वो मसाइल उनसे नहीं पूछते जो वो रोज फेस करते हैं, हम एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के उन मसाइल के मुताबिक फैसला नहीं कर सकते। सो वी हैड वेरी ह्यूज एंगेजमेंट्स। और इस ट्रांसफर पॉलिसीज के चंद नुकात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंटली एबल्ड टीचर्स, खुदा ना करे किसी को ये माजूरी हो किसी किस्म की, बट अगर हो तो क्या वो एक नॉर्मल टीचर के साथ कम्पीट कर सकते हैं? एक माजूर आदमी ने भी 150 किलोमीटर जाना है और एक नॉर्मल टीचर ने भी, तो ऑब्वियसली आपको किसी तरह की प्रेफरेंस एक डिफरेंटली एबल टीचर को देनी पड़ेगी। और इस तरह के कई डजन्स ऑफ केसेस मेरे ऑफिस में पड़े हैं जहाँ पे बच्ची सरगोदा की रहने वाली है, अपॉइंटेड लाहौर के अंदर है, एंड यू इमेजिन नाउ हाउ डिफरेंटली एबल our teachers are living on their own. Number 2 is the policy for widows and divorces. So लाखों पॉलिसी बनी, लाखों टीचर्स की शादियां हुई हैं, but no, we live in a society today जहाँ पे डाइवोर्स हो जाती है, and that was never catered for. अब alhamdulillah we've included that. We've included widows. We've even included जो खवातीन जिनके हस्बैंड एक्सपैट्स हैं और बाहर इस मुल्क के ज़र मुबादला के लिए काम कर रहे हैं, एंड दे आर लिविंग एज सिंगल पेरेंट्स हियर, उन्हें भी हमने केटर किया। इसी तरह पहली दफा हमने STR की शर्त, तो कई टीचर्स 8-8 साल से 10-10 साल से एक स्कूल में देवर देर की जो आपकी STR की शर्त है, हमने उसे खत्म किया। और सबसे बड़ी बात, सो म्यूचुअली इफ अ साइंस टीचर वांट्स टू कम फ्रॉम मियांवाली टू लाहौर एंड लाहौर से वो मियांवाली, तो हमें इस पे क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना साइंस चाहिए, आर्ट्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ताकि दोनों तरफ स्कूल में बच्चों का खर्च ना हो। और आखिरी ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि उन्हें टाइम बाउंड किया है। 15 दिन में जिले डिसाइड करेंगे, 30 दिन के अंदर हम यहाँ पे प्रोविंस में डिसाइड करेंगे। सो दे डोंट हैव टू वेस्ट देयर टाइम, देयर एनर्जी। कई महीने दरखास्तें जी मैंने दी हैं जी, मैं पिछले साल मैंने अप्लाई किया, मैंने 6 महीने पहले किया। दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और हमने भी अपने आप को अलाइन उसी तरह किया है कि हार्डशिप्स किसी भी टाइम आ सकती है। देखिए, हेल्थ इश्यूज किसी भी टाइम आ सकते हैं। जब आपका HR साइज लाखों में होता है तो आपने केटर करना है, बट जेन्युइन हेल्थ इश्यूज, जेन्युइन हार्डशिप स्पेशली फॉर फीमेल्स, ताकि उन्हें वो तकलीफें और दिक्कत ना आ सके। और लॉन्ग डिस्टेंस को पहली दफा केटर किया गया कि अगर बहुत ज्यादा फासले पे कोई फीमेल जा रही है, देन आई डोंट थिंक कि अगर मुझे, इफ आई एम अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर और मुझे ये कहें कि आप 200 किलोमीटर दूर पढ़ा के आए रोज, तो आने जाने में 400 किलोमीटर में क्या पढ़ाऊंगा? मेरा ना मेंटल कैपेसिटी इतनी है, ना मैं फिजिकली आई विल बी ड्रेन्ड। और आखिरी बात ये है कि दिस इज अनफेयर, दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो हमने ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल एक थॉरो डिस्कशन हुई कैबिनेट में, और देयर वाज नो कैबिनेट कमेटी नीडेड। यूनानिमसली कैबिनेट ने इसे कल अप्रूव कर दी है, ना सिर्फ स्कूल एजुकेशन की पॉलिसी को, बट इसी तर्ज पे हायर एजुकेशन की पॉलिसी को। और एक पॉइंट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि हर दफा, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस सिस्टम, तो हर दफा सुनते थे मैंने 50,000 दे के ट्रांसफर करा ली, मैंने 2 लाख दे के ट्रांसफर करा ली। दिस ईयर आई सैट विद देम एंड आई टोल्ड देम कि अगर एक बंदे ने रिश्वत दी, किसी टीचर ने या डिपार्टमेंट में से किसी ने ली, तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है मैं। आई विल रिजाइन, बट आई विल मेक श्योर ऑल ऑफ यू रिजाइन ऑल्सो। और हमने वो 2100 सीटें ढूंढी हैं जो छुपाई हुई सीटें थी, मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉक की हुई थी, किसी को एलोकेट की हुई थी, एंड दे आर ऑल अवेलेबल everybody who wants to apply to those positions. तो वो 2100 सीट्स हमने थ्रू SNE करेक्ट की हैं कि SNE में कितनी सीट सैंक्शन थी और सिस की ऐप पे कितनी शो हो रही है, और जो डिफरेंस था वो हमने ढूंढ के वहां डाल दिए। एंड इंशाल्लाह ताला दिस विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप टुवर्ड्स no to favoritism, no to nepotism, and no to corruption.
کے لیے ای ٹرانسفر کا جو آغاز ہے وہ کیا جا رہا ہے. رانا اسکندر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں مانٹیسری کی بات کی چیف منسٹر صاحبہ نے، اور اس پر کافی فوکس بھی کیا. پبلک سیکٹر مانٹیسری، اس پروگرام کا آغاز کب سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگست میں 4 اگست کے بعد سے باقاعدہ سکولز میں بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، کچھ علاقوں میں بارشیں ہیں. پلانز کیا ہیں؟ مانٹیسری کب سے آغاز ہوگی؟ اور پھر یہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد موسم کے حوالے سے کچھ پلانز واضح کیے جائیں گے یا پھر جو شیڈیول ہے اس کے مطابق چلیں گے؟ جی دیکھیں، ابھی اب مانیٹرنگ کے ویدر کے حالات کیسے رہتے ہیں. لائک ہم نے جس طرح اسکول جو ہیں وہ شدید گرمی کی وجہ سے، ہائی ٹیمپریچرز کی وجہ سے 3 دن پہلے بند کیے تھے. دیٹ ٹو تھرو انگیجمنٹ. سو وی آسک دی ٹیچرز، وی آسک دی پیرنٹس اینڈ وی آسک دی سول سوسائٹی. اس دفعہ بھی لوکنگ ایٹ دی ویدر، اگلا پورا ہفتہ بارشیں ہیں، بٹ اف تھنگس گیٹ ڈیوسٹیٹنگلی بیڈ تو پھر ہم شاید ایکسٹینڈ کریں 15 اگست سے آگے. بٹ فی الحال ایسا کوئی پلان نہیں ہے. نمبر 2، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کمیشن بن رہا ہے. سو اٹ از ناٹ اونلی مانٹیسری ایجوکیشن، کہ دنیا کے اندر کمیشنز ہیں. آپ کے پہلے 6-7 سال بچے کی میکسیمم مینٹل گروتھ ہوتی ہے، میکسیمم فزیکل گروتھ ہوتی ہے، اور وہی ٹائم ہے جس میں ہم اسے اگنور کر رہے ہیں. آئی ڈid not go to a preschool myself. I got here, maybe I was smart or I did hard work, but it is the government's responsibility اور چیف منسٹر کا ویژن یہ ہے کہ ہر بچے کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں ہم نے فوکس کرنا ہے. اور وہ جو پیرنٹس آج کل کے بیکن ہاؤسز جا رہے ہیں، کپس جا رہے ہیں، گرامر اسکول جا رہے ہیں، ان سے بہتر ارلی چائلڈ ایجوکیشن سینٹرز ہم بنانے جا رہے ہیں. The first one is on Jail Road here، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. ہر ضلع کے اندر ایک بنا رہے ہیں، پھر ہر تحصیل میں. سو پری اسکول، مانٹیسری، نرسری ٹل گریڈ 1 we will teach them with the top people. اور ہم یہ سارے لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے آ رہے ہیں. And we are paying them well, we will monitor them, and we want to make sure that rural areas کے بچے جو ہیں انہیں بھی اتنی ہی توجہ مل سکے جتنی urban areas میں مل سکتی ہے. And this is going to be absolutely free. And also in the afternoon, in the evening, we starting programs for kids as well, تاکہ وہ جو فیسلٹی پہ اتنا پیسہ لگے ایٹ لیسٹ وہ 2-3 ٹائمز یوز ہو کے اپنی اسپینڈنگ جسٹیفائی کر سکے. صحیح. رانا صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، تھوڑا سا اس پہ بھی ڈیٹیل میں پلیز بات کیجیے گا کہ جس طرح ہم نے ای ٹرانسفر کے حوالے سے بات کی، اس طرح ویڈ لاک یا ڈیورس یا کوئی ایسی اسپیشل نیڈ ہو خواتین کی جس پہ مٹرنل لیوز کے حوالے سے، خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ٹیچر چینج ہو جائے تو بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹیچرز کو چھٹی نہیں ملتی. تو گورنمنٹ اس کو کس طرح انشور کر رہی ہے کہ خواتین کو جو ان کے پراپر رائٹس ہیں ڈیورنگ دا جاب وہ بھی ملے اور بچے بھی اس سے ڈسٹرب نہ ہوں؟ کیونکہ sometimes you have the off, you have that leaves، لیکن آپ پہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ وہ چھٹی نہیں لے سکتے. اسی وجہ سے خواتین مٹرنل لیو میں بھی آ رہی ہیں. دیکھیں جی، نمبر 1 تو ایک جسٹیفائڈ پیریڈ ہونا چاہیے. سو یو کین ناٹ گیو لیو فار لائک اے ایئر اور 2 years. ہنڈریڈز آف کیسز ایسے میرے پاس آ رہے ہیں، جی مجھے 3 سال سے محکمے نے چھٹی دی ہوئی ہے، مجھے ایک اور 4تھے سال چھٹی دے دیں. کیوں 4تھے سال چھٹی دیں بھائی؟ پہلے تمہیں 3 سال جنہوں نے چھٹی دی ہے وہ دی کیوں؟ تنخواہ ہمارے سے لے رہے ہیں، ڈیپوٹیشن پہ کہیں اور پھر رہے ہیں. سو نمبر 1 ریسپانسبل لیوز دینی ہے ہم نے. اور نمبر 2 یس، میٹرنٹی کے لیے اس طرح کی جینوئن ایشوز، بچوں کی ہیلتھ، پیرنٹس کی ہیلتھ، اس میں ہم نے میکنزم بنا دی ہے جس میں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ سی او ہی ٹرانسفر کرتا تھا اور سی او کے پاس ہی آپ اپیل کر لیں. سو اگر میں نے ٹرانسفر غلط کیا، اپیل بھی میں ہی سن رہا ہوں، میں اسے ریٹیفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ سو ویو انکلوڈیڈ پیپل فرام دی teachers union, we've included a rep from the parents community, and we've included a rep from the civil society. So آپ بیٹھیں گے ڈپٹی کمشنر، بیٹھیں گے سی او، بیٹھیں گے ان کے لوکل گورنمنٹ کے ہیڈ، پر ساتھ بیٹھیں گے سول سوسائٹی کے لوگ، ساتھ بیٹھیں گے ٹیچرز کے نمائندے، ساتھ بیٹھیں گے پیرنٹس کے نمائندے، تاکہ وہ بیلنس کریٹ ہو سکے اور 15 دن میں ڈیسیجن کر رہے ہیں. اور جو پروونس میں کمیٹی ہے اسے میں ہیڈ کر رہا ہوں، اور ہم نے جو سی اوز ڈی اوز، بائی دا وے یہ انٹرویوز شروع ہو چکے ہیں. تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے ایڈ دے کے ٹیسٹ کے تھرو. سو قصور کا چیف آفیسر منسٹر ایجوکیشن نہیں لگا سکتا، نہ ہی اسے لگانا چاہیے. وہ بیسٹ بندے کو آنا چاہیے فرام ود ان دس سسٹم. اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ 42 لاکھ کی آبادی کے ضلع میں نئے کرائیٹیریا کے مطابق صرف 2 لوگوں نے کوالیفائی کیا. دس از ہاؤ یو برنگ ان دی کوالٹی پیپل ان یور سسٹم. اور جب اچھے آفیسر ضلع میں لگے ہوں گے، تحصیلوں میں لگے ہوں گے، ایک تو ہمارا مانیٹرنگ میکنزم اسٹرانگ ہوگا، دوسرا جیسا کہ آپ نے کہا کہ لاکھوں فیمیلز ہیں، ان سے کیسے بات کرنی ہے، ان کی ہراسمنٹ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے
एक पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट रखा है और उसके बाद इन हाउस 3 हफ्ते की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है लम्स के अंदर. So they know that harassment is unacceptable. So they know that they're psychologically trained कि हमने अपनी बहनों को, अपनी माओं को जो इस सिस्टम में है उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करना है. और प्रोविंस में जो ग्रीवेंस एड्रेसिंग कमेटी है उससे मैं खुद देख रहा हूँ. Anybody who takes rishwat in transfers, anybody who does a wrong transfer will be removed from service in 30 days. उनकी एग्जाम्पल्स मैं बनाऊंगा, वो ऑफिसर किसी लेवल के भी हो, वो किसी की भी सिफारिश हो. हमने एक दफा ये इंश्योर करना है कि जिंदगी में पहली दफा ये आवाज सुनना चाहता हूं मैं कि इस चीफ मिनिस्टर ने आके ट्रांसफर सिस्टम से रिश्वत खत्म की है. सिफारिश हम भी हर दफा कराते हैं, बड़े बड़े चेक्स लगते हैं, बट यू नो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस. सो दैट इज द एम कि हम उन फीमेल्स को असिस्ट करने के लिए उनका हक उनकी दहलीज पे उन्हें दें कि ये आपका हक बनता था. कोई पावरफुल आदमी आपकी सीट नहीं ले सकता, कोई अमीर आदमी आपकी सीट नहीं ले सकता, कोई ऑफिसर रिश्वत के अगेंस्ट आपकी सीट नहीं बेच सकता. ज़बरदस्त. यही सिक्योरिटी चाहिए टीचर्स को. लेकिन राणा साहब, एक चैलेंज बहुत बड़ा है. बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जिन्हें एनरोल होना है. टारगेट दिया है सीएम साहिबा ने भी, और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने भी तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया है. फैसिलिटीज़ और फिर उसके साथ साथ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे एजुकेशन सेक्टर में. सर 76 इयर्स में तो ये चैलेंज मीट नहीं हुआ. आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट देखें इसमें कुछ गलतियां हमारी भी हैं. सो फॉर एग्जांपल, आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपने अपने टीचर्स को मॉनिटर नहीं किया, मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ, मुझे पूछने ही कोई नहीं आता, मेरे से मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट ही कोई नहीं लेता, मैं एग्जाम कार्ड्स पेरेंट्स को नहीं भेजता, पेरेंट्स मुझे मिलने नहीं आते, तो मैं तो स्कूल का बादशाह हूँ ना. और अब इवेंचुअली अगर जिसने मुझे एम्प्लॉय किया हुआ है, जो मेरा जो डिपार्टमेंट है, अगर वही मुझे पूछने नहीं आता, तो इवेंचुअली आफ्टर ईयर 2 इयर्स मैं अगर अच्छा भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा चेक तो कोई करने नहीं आता. तो इस वजह से मॉनिटरिंग, सैटरडेज ऑफ कर रहे हैं. एक तो टीचर्स ओवरबर्डन्ड है, अकेला संडे मिलता है, संडे को ना बैंक खुला है, संडे को आधी चीजें बंद है, एंड आप उसे सिर्फ संडे ऑफ दे रहे हैं, उसने अपनी बहुत ज्यादा चीजें करनी. दूसरा ये है कि हर ऑल्टरनेट सैटरडे को हम उनके साथ 3 घंटे बैठेंगे, उनके स्टूडेंट्स टेस्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपको हमने लेसन प्लान्स दिए, आपने कैसे पढ़ाए, उसके क्या रिजल्ट्स हैं. बिकॉज लर्निंग आउटकम्स डिटरमिन करना, आपके फैसले के क्या असरात निकले हैं, अगर आप वो नहीं जांचते तो फिर भी आप दुनिया में कहीं नहीं पहुंच सकते. और आखिरी पॉइंट, दैट इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू इनॉग्रेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल मील प्रोग्राम, जो हम पायलट शुरू करने जा रहे हैं 3 जिलों में, तीनों साउथ पंजाब के, और वो भी फिर क्राइटेरिया देखें कि मिनिस्टर पंजाब का जिला उसमें नहीं है, चीफ मिनिस्टर पंजाब लाहौर की रहने वाली है, लाहौर उसमें नहीं है. हमने वो जिले चूज किए हैं जहाँ पे मैक्सिमम स्टंटिंग, जहाँ पे बच्चों के अंदर इस तरह की विटामिन्स की कमी है, वो सारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्टडीज के बाद. तो इससे पायलट को हम करके इंशाल्लाह पंजाब के हर प्राइमरी स्कूल में फ्री मिल्क एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम एक्सपैंड करेंगे. और ये वो चीज है जिससे आपकी वो चीजें एड्रेस होंगी, जिस तरह आपकी इनरोलमेंट, आपके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. और आखिरी पार्ट, दैट वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट एवर स्कूल सेंसस. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे तकरीरें तो सब बहुत अच्छी करते हैं कि 70 लाख हैं, 90 लाख हैं, 1 करोड़ 10 लाख तक के भी फिगर्स हैं पंजाब में. फॉर मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज एम्बैरेसिंग एज वेल इज कि पूरी दुनिया में जितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे हैं, पूरी दुनिया में उसका 10% सिर्फ पाकिस्तान में, 5% सिर्फ पंजाब में. सो वी आर गोइंग टू मैप देम. किधर हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन? लाहौर में कहाँ हैं? अर्बन स्लम्स में ज्यादा हैं कि बंद रोड के स्लम्स में ज्यादा हैं? कसूर में किधर हैं? राजनपुर में किधर हैं? बकर में किधर हैं? और फिर अगर हमने हमने लोकेट करना है, मदरसाज, पेफ, पीमा, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स, गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स, एजुकेशन चेन्स. बिकॉज हो क्या रहा है कि बीकन हाउस ने एजुकेटर की फ्रेंचाइज दी फूलनगर में, फूलनगर वालों को 10% देना पड़ता है प्रॉफिट का, तो वो बच्चे 1000 की जगह 500 बता देते हैं. उन्हें भी पकड़ने का मैकेनिज्म बना लिया. सैटेलाइट मॉनिटरिंग, कितने बच्चे स्कूल में डेली जा रहे हैं, कितने निकल रहे हैं. हमारा मकसद ये पकड़ना नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, हमारा मकसद ये जांचना है कि एक्चुअली आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं और हमने उन्हें स्कूल्स में कैसे लाना है. सो इफ वी लेट्स से हैव अ प्लान कि हमारी मैक्सिमम तहसील जो है, पिंड दादन खान एग्जाम्पल ले लें या रुझान ले लें कि वहां पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मैक्सिमम है, तो वो क्यों मैक्सिमम है?
अगर उन बच्चों ने हुनर सीखना है, पैसे कमाने हैं, तो स्किल्स प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अगर उनका ट्रांसपोर्ट का इशू है तो ट्रांसपोर्ट का इशू रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर उन्हें स्टाइपेंड चाहिए तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो फीमेल्स, 1,000 रुपया फी बच्चा हम देने जा रहे हैं। तो इस तरह के सारे प्रोग्राम्स के अंदर हमने वो देखना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उन बच्चों को आउट ऑफ स्कूल को स्कूल लेके आए। एंड मैं ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहता हूँ कि बिकॉज देयर इज द लोगों को पता चल जाता है, और मैं हर किसी को ये कह रहा हूँ कि इस साल अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवा लें, क्योंकि अगले साल से वेटिंग लिस्ट शुरू होने वाली है, और ये मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ। फिर आप सिफारिशें करेंगे मिनिस्टर को, बट ये सिस्टम बिल्ड होना है। वी आर गोइंग टू डिजिटल क्लासरूम्स, वी आर स्टार्टिंग स्किल्स प्रोग्राम्स। हमारा मॉडल टाउन, मैं इन्वाइट करूंगा बल्कि आपकी टीम को, मॉडल टाउन गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल विजिट करें। 6,000 के करीब बच्चियां टॉप इंटरनेशनल कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर पंजाब और जेडीसी का इनिशिएटिव है। तो इसी तरह ही हम स्केल अप करने जा रहे हैं और मजीद 350 स्कूल्स में। आर्ट्स और साइंस मैट्रिक के अलावा टेक्नोलॉजी में मैट्रिक, ये सारी वो जो चीजें दुनिया कर रही है कि अगर हमारे बच्चों को की रिटेंशन बेहतर नहीं है, अगर वो आउट ऑफ स्कूल नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वजूहात ढूंढनी है, उन्हें मैप करना है और उन्हें स्कूल्स में लेके आना है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट 1 मिलियन बच्चे एनरोल करने का था। वी आर ऑलरेडी क्लोज टू 1.5 मिलियन। दिस हैपेंस व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड, और दुनिया को नजर आता है कि एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स इस फील्ड में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम बनाना मिनिस्टर का काम नहीं है, एक्सपर्ट्स चाहिए। आपका करिकुलम बनाना मिनिस्टर का काम नहीं है। कुड भी, मेरा इंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, बट मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है सर, तो मैं कैसे बैठ के आपको पंजाब के बच्चों का करिकुलम अप्रूव करके दे सकता हूँ? देयर इज एक्सपर्ट्स इन द मार्केट। इसी तरह टीचर्स सर्टिफिकेशन रिजीम, प्री सर्विस भी इन सर्विस भी, टीचर्स ट्रेनिंग पे लाखों डॉलर लग रहे हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं हर साल, बट अब जब नीचे जाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। इसलिए वॉलंटियर खुद करा रहे हैं टीचर्स से कौन कौन सीपीडी ट्रेनिंग, अपनी स्किल्स, गूगल सर्टिफिकेशंस, इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए आगे आना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर गोइंग टू इक्विप देम कि उन्हें ये भी लगे कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की भी प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी मांग है। तो वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स दैट, और ये हम कर रहे हैं या कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहेंगे कि हम करेंगे, एंड यू विल सी दैट पॉजिटिव चेंज। कि मुझे एक ये भी बहुत अजीब लगता था कि दुनिया में ये लर्निंग आउटकम्स डिटरमिन हो चुके हैं कि बच्चों को रंगों से प्यार है, वो उन्हें एक्साइट करते हैं, उसकी वजह से वो स्कूल्स में ज्यादा खुशी से जाते हैं या ज्यादा खुशी से पढ़ते हैं। बट हमारे स्कूल्स का रंग अस्पतालों जैसा क्यों है? सो वी आर गोइंग टू टर्न दैट अराउंड ऑल्सो। एक टाइप का मोनोग्राम, एक जैसा गेट, एक जैसी बिल्डिंग, बट खूबसूरत लगने वाली, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी। और इंशाल्लाह टीचर्स शॉर्टेज जो है उससे भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 90% एड्रेस करेंगे अपनी स्मार्ट पॉलिसीज के थ्रू। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये भी चीफ मिनिस्टर का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। एक नया टीचर भर्ती नहीं किया पिछले 5 साल में बुज़दार साहब ने। तो हम पहले रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, फिर आउटसोर्सिंग वाली टीचर्स को पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में ला रहे हैं जहां पे शॉर्टेज है। तीसरा, 20,000 टीचर ज्यादा हैं कुछ स्कूल्स में, एक्सेस में है अपनी जहां पे स्कूल की स्ट्रेंथ है उससे, उन्हें 20,000 को भी हम वहां ला रहे हैं जहां पे शॉर्टेज है। तो स्मार्ट पॉलिसीज और रैशनलाइजेशन के थ्रू भी कुछ चीजें एड्रेस हो सकती हैं, बट काश ये पिछले 15 साल में की जाती, बिकॉज दिस वाज लास्ट डन इन 2008। बट इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम टैक्स पेज मनी का एफिशिएंट इस्तेमाल करें, बिकॉज ये आखिर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे पे ये होनी है कि तुमने अवाम के टैक्स का पैसा कैसे स्पेंड किया। तो हम चाहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंटली स्पेंड करें और खुदा के ज़ुल्म भी जब जाना पड़े तो हमें कोई ऐसी शर्मिंदगी ना हो। थैंक यू। सो अमेजिंग कि आप इतनी अच्छी और पॉजिटिव सोच रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में, तौर पे पंजाब में जो हमारा तालीमी मयार है वो मज़ीद बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया राना सिकंदर हयात साहब, आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब मौजूद थे। बहुत सारे ऐसे तालीम, चूँकि इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर किसी की बुनियादी ज़रूरत है, तो उस पर इतनी सारी गुफ्तगू, इतने सारे टॉपिक्स हैं इसी एक सेक्टर के अंदर, इसी एक सेगमेंट के अंदर, कि हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम
आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे जो प्लान्स जो प्रोग्राम्स बताए हैं राना साहब ने, हम उनको मज़ीद एलेबोरेट कर सकें ताकि स्टूडेंट्स भी समझ सकें, उनके पेरेंट्स भी समझ सकें। फिर जो गैप है एजुकेशन का, जो बात की जाती है, बड़े वाशगाफ अंदाज में बात की जाती है कि गैप मौजूद है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन में, तो उस गैप को मिनिमल करने के लिए भी काम किया जा रहा है, हेल्पिंग हैंड्स बन रहे हैं। और अभी जब हम बात करने जा रहे हैं वो भी तालीम के हवाले से बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो तालीम का आउटपुट है जिसके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। जब हम तालीम देते हैं अपने नौजवानों को तो वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे हम बहुत फख्र महसूस करते हैं, बात करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। रिजवान से सब्र नहीं हो रहा। लेफ्ट साइड पे मैं देख रहा हूँ कि हम अक्सर जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, देखते हैं तो कपड़े इस तरह से डिस्प्ले किए होते हैं, मैनिक्विन होता है, स्टैचू खड़ा होता है। हाँ, लेकिन ये जो कपड़े हैं ये है सेफ्टी ड्रेस एंड सेफ्टी हेलमेट, और ये बनाने वाले हैं जी मुमताज़ अहमद। और मुमताज़ अहमद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जिन्होंने पहला इलेक्ट्रिक इंडिकेटर सेफ्टी ड्रेस और सेफ्टी हेलमेट बनाया है, इजाद किया इन्होंने, और उस पर क्या क्या चीज़ें इन्होंने शामिल की हैं, क्यों बनाए, ये हम जानेंगे जी मुमताज़ अहमद। मुमताज़ अहमद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है और हमारे स्टूडियोज़ में वो खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं। मुमताज़ अहमद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मानूर, आपकी बात बतानी थी, मैंने मंडी बहाउद्दीन को बता रहा था। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत। अच्छा मुमताज़ अहमद, ये जो नज़र आ रहा है हमें लेफ्ट साइड पे, ये क्या है? ये तो ड्रेस है और इसमें एक ये तार बार निकली हुई है, बाकी ड्रेस है, ये क्या है? ये सेफ्टी इंडिकेटर से ये ड्रेस है और हेलमेट है। अच्छा, ये इंसान के गिर्द एक शील्ड तैयार करता है वेव्स की, और जैसे ही 8 फुट के फासले में इलेक्ट्रिक करंट होगा तो वैसे ही इंसान को बता देगा कि आगे आपने मोहतात होना है। तो इस हिसाब से इसके 2 एंगल होते हैं, एक हेलमेट के ऊपर की तरफ और ड्रेस का 360 में होता है। अच्छा, तो ये फिर इसमें से करंट पास नहीं होगा? करंट पास नहीं, ये आपको इंडिकेट कर देगा पहले ही कि आगे आगे इलेक्ट्रिक करंट है। हाँ जी, ओके, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और ये आपको आइडिया कैसे आया? ये मैं गया था वापडा के ऑफिस गया था, वहाँ पे मैंने देखे हैं शहदा की तस्वीरें वगैरह देखी हैं। और वहाँ से नीचे वो लिखा होता है कि क्या क्या मिस्टेक्स थी इनकी जिनकी वजह से इनकी जो है डेथ हुई है। तो वहाँ से मैंने इस चीज़ को पकड़ा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि इंसान को पहले ही पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक करंट है और मुझे सेफ रहना है इससे। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं ना मुमताज़ साहब के हाई वोल्टेज तारे हैं वो बिल्डिंग्स के पास से गुजर रही हैं, घरों के पास से गुजर रही हैं, और बेध्यानी में बहुत सारे हादसा दुनिया भर में रिपोर्ट होते हैं कि ट्रेन की छत पर चढ़ने की कोशिश की तो करंट लग गया, हाँ जी, पोल पर काम करते हुए करंट लग गया, तमाम तर वो जो उनका गियर है वो उनके पास होता है, सेफ्टी गियर होता है, लेकिन इसके बावजूद करंट लग जाता है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें और उनके सेफ्टी गियर में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से ये वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, ये शील्ड तैयार करता है और उसमें यही है कि वो सिंपली ड्रेस है बस। ये खुद भी चार्ज होता है? ये जी, ये चार्ज होता है, ये मोबाइल चार्जर से चार्ज होता है, इसके लिए कोई अलग से चार्जर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये बिजली के बारे में बताता है। हाँ क्या जी, बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब ये आप तैयार कर रहे थे तो कोई इंस्पिरेशन थी आपकी, किसी ने आपको हेल्प आउट किया, और इस पर लागत कितनी आई, और एक्सपेरिमेंट कहाँ पे की है? हाँ जी, एक्सपेरिमेंट मैंने मेरे घर के नज़दीक ही वायर गुजरती हैं, वहाँ पे जब भी कोई इसमें तब्दीली करता था वहाँ पे जाके चेक करता था। और तूर शॉपिंग मॉल है उधर एक लड़के की डेथ हुई थी, हाफ़िज़ कुरान था, रोज़े की हालत में उसकी जो है ना डेथ हुई थी। तो वहाँ से भी मुझे 8 साल हो गए उस वाक़े को। उसके 2 साल बाद फिर मैंने इसको स्टार्ट कर लिया था। तो वहाँ पे उसके तूर शॉपिंग मॉल के ऑनर है, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसे हो सकता है, ऐसे अगर मैं तैयार करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप शुरू करें, मैं आपको जो एक्सपेंस आएंगे वो मैं आपको दूंगा। सही। तो मैंने खुद ही से फिर तैयार किया, मैंने बताया नहीं कि मैं तैयार कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि सरप्राइज़ दूंगा, क्योंकि अगर बंदा नहीं बना सकता फिर थोड़ा शर्मिंदा होता है कि यार। तो इसमें कितना एक्सपेंसिव है ये ड्रेस? ये तकरीबन है 35,000 का है। अच्छा, हेलमेट समेत। हाँ जी, सही। तो अब यकीनी तौर पर आपने जो इसका डेमो किया, जिस तरह से इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हाँ जी, तो अब इसके लिए ये अब वो तमाम लोग कि आम लोग भी पहन सकते हैं या सिर्फ जिन्होंने बिजली का काम करना है वही पहन सकते हैं? वोल्टेज का फ़र्क भी ये बताता है? जी, ये वोल्टेज का फ़र्क बताता है, क्योंकि अगर ये 11 kV है तो 8 फुट के फासले से बताएगा। अगर उससे जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा फिर वो ज़्यादा फासला होता जाएगा, 20-25 फुट तक भी बताएगा। जैसे मेगावाट ट्रांसमिशन लाइंस गुजरती हैं वैसे फिर ये ज़्यादा बताएगा। इसके यूज़र्स कौन कौन हैं? यूज़र्स हैं इसमें इलेक्ट्रिक के वापडा के जितने भी हैं मुलाजमिन वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है फैक्ट्री में जो पैनल्स वगैरह का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो मेरा एक दोस्त है
اس کے بھائی کو حادثہ ہوا تھا. وہ یہ دوسرا کام کرتا ہے جو بلڈنگ کا کام کرتا ہے. وہ اس کو بھی ایکسیڈنٹ یعنی کہ کرنٹ لگا تھا, تو اس کے بازو پہ کافی زیادہ چوٹ آ گئی تھی, تو پھر اس کی وجہ سے بھی وہ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو. جو آؤٹ لک ہے وہ لگ رہی ہے جیسے برساتی ہوتی ہے نا, وہ پیراشوٹ مٹیریل. تو مجھے یہ بتائیے گا ممتاز, یہ جو بیچ میں اس کا لگا ہوا ہے کیا یہ سائن دیتا ہے کہ آگے کرنٹ ہے؟ اور ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو آپ نے بنایا ہے ایسے مائنڈ میں آتا ہے کہ شاید انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھا یا شروع سے ان چیزوں کا آئیڈیا تھا, یا مطلب اچانک سے اگر کوئی ایک بندہ اسٹارٹ کرے تو اس سے تو پہلے وہ پازیٹیو نیگیٹو ہی پولز بیٹری کے پڑھتے ہوئے اتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ہاں جی, میرا بچپن سے ہی ان چیزوں میں ہے, کچھ گاڈ گفٹڈ بھی ہے. تو اس حساب سے یہ جو ڈیوائس ہے اس میں یہ کنیکٹ ہو جاتی ہے ڈریس کے ساتھ. اس کے ساتھ نا میجک اسٹرپ لگی ہوئی ہے, اس کو ہم اتار سکتے ہیں, اس کے بعد اس کو ہینڈ واش, مشین واش کچھ بھی کر سکتے ہیں. ڈیوائس جو ہے پورے ڈریس کے اندر اینٹینا ہے, اور جو نیچے تار لگی ہوئی ہے یہ ڈریس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے, ٹراؤزر بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے سوٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو 15 منٹ کے اندر چارج کر سکتے ہیں, اور 25 دن تک اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں, چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کو. جی واٹر پروف ہے؟ جی ڈیوائس واٹر پروف ہے, اس کا ہیلمٹ واٹر پروف ہے. اور یہ ڈریس واٹر پروف نہیں ہے؟ جی ڈریس واٹر پروف جیسے وہ عام ہوتا ہے, جیسے ورکرز کا ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا بھی آئے گی اس میں, تو برسات کا آج کل موسم ہے, آج کل ہم دیکھتے ہیں کرنٹ لگنے کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو عام لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل یوز کر سکتے ہیں اس کو, کیونکہ اس میں بہت ساری شامل ہے, چارجنگ پورٹس بھی ہیں, اور خود بھی اس میں انڈیکیشن کے لیے ظاہر الیکٹریسٹی ہے وہ فیلڈ قائم کرتا ہے. جی بالکل. تو کنڈکٹر کا کام نہیں کرے گا یہ کہ یہ نہیں اس کا کام نہیں کرے گا, کیونکہ اس میں جو ہے 3.7 بیٹری ہے. اچھا. وہ جب الیکٹرک سے ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ آگے نہیں جانا آپ نے, تو اس سے زیادہ یعنی کہ مسئلہ بنے گا آگے جانے سے. جیسے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, اس میں جتنی وائرز وغیرہ ہیں وہ کچھ وہ نہیں کریں گے, اس کو انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو ممتاز یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ میں نے وابڈا کا وزٹ کیا اور پھر مجھے آئیڈیا آیا اور مجھے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے, تو کسی ادارے نے یا کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ وہ بھی اپنے کام میں اس طرح کی یونیفارم کو انکلوڈ کرے؟ جی وابڈا نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا, 1-2 دفعہ کال کی ہے, اس کے بعد کال نہیں کی, پتہ نہیں اب کون سی رکاوٹ ہے ان کے, لیکن یہ ڈریس تو اسپیشلی ان کے لیے ہی ہے, انہیں کو زیادہ اس میں انٹرسٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے 1-2 دفعہ کال کی ہے, اس کے بعد نہیں رابطہ نہیں کیا. میں بھی وہ پروسیجر ان کا جو ہاں جی وہ پھر ہوتا ہے, پھر کوئی ایم ڈی تک جانی ہوتی ہے بات, تب جا کے پھر میٹ اپ ہوتا ہے, پھر جا کے اس پہ جو ہوتا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. اس کا پروڈکشن ٹائم کتنا ہے, کتنی دیر میں یہ تیار ہو جاتا ہے ڈریس؟ جب آپ نے تیار کیا ہوگا, پہلا وہ تو ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے وقت لگ گیا, لیکن اب چونکہ وہ پورا ایک پیٹرن سیٹ ہو گیا, تو اب کتنی دیر میں یہ اس کی پروڈکشن, اور پروڈکشن کاسٹ افیکٹو کتنا ہے یہ, کہ اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیں ہاں جی تو اس کے لیے بھی پلانس ہیں آپ کے؟ جی اس میں ہے یہ کہ ابھی اس کو 6 سال کا عرصہ لگا ہے اس کو بننے میں, پہلا سوٹ بننے میں. ابھی یہ ہاف ڈے میں بن جاتا ہے, ہاف ڈے میں تیار ہوتا ہے. ہاں جی. اور پھر تو آپ کے پاس کمرشل اس میں کے لیے ٹیم بھی ہو جائے گی, اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں یہ پاکستان سے جا رہا ہوگا. ایٹ دا اینڈ ممتاز کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو, کیونکہ یہ بہت ایک انسپریشنل سٹوری ہے کہ آپ نے کسی کا غم دیکھا اور اس کو کہ کسی اور کو یہ غم نہ لاحق ہو, ایسا کام کیا, تو کسی کو کوئی پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ بالکل, بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے, مسٹیک ہے, کیسے ہوا ہے یہ حادثہ, کیسے ہوا ہے, ہم اس حادثے کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. انسان آتا ہے دنیا کے اندر, آتا ہے بس, کافی لوگ ایسے آتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے, اپنے صرف جو ہوتا ہے گھر کے معاملات وہ چلاتے ہیں اور دنیا سے چلا جاتے ہیں. لیکن انسان کو ایسا کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے کہ انسان کو پیچھے سے بھی کوئی یاد کرے کہ ہاں جی یہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا. انسان دوسروں کے درد کو سمجھے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنے, یہی انسانیت کا پیغام بھی ہے, اور یہی انسانیت کی معراج بھی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے لیے اس کے کام آ رہا ہے. بالکل جناب, بہت شکریہ ممتاز احمد آپ کی قیمتی وقت کا. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ممتاز, تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. جب آپ درد دل رکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. ہم سب پر لازم ہے کہ اپنی سوسائٹی میں ایز اے رسپانسبل سٹیزن, یا کوئی بھی چیز جو اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے, اس سے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.